शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है इन्वेस्टिंग माइंडसेट की जब हम बात करते हैं, तो हमें क्या समझ में आता है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टिंग माइंडसेट? इन्वेस्टिंग माइंडसेट का मतलब है जब आप इन्वेस्टमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होनी चाहिए? जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आपको किस तरह से इस पूरी चीज़ को देखना है? पुनीत जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें कहा कि आज की डेट में सब करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन करोड़पति बनने से पहले कोई लखपति बनना नहीं चाहता है, कोई थोड़ा-सा भी इन्वेस्टमेंट करके शुरू नहीं करना चाहता है। तो कुछ हद तक वो भी एक बात आ जाती है जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के अंदर आती है। कुछ हद तक ये भी आ जाता है कि चलो ठीक है इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करें, कैसे करें, कब करें, क्यों नहीं करें और क्या सच में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं, जो आज के सेशन में हम जिसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट या इन्वेस्टिंग माइंडसेट की अगर हम बात करें, तो ये चीज़ जो है, ये पूरा सेशन जो है, ये है पैसे को समझने के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करेंगे कि पैसा क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, वो सब। तो पैसा कहाँ से आता है? मनी कम्स फ्रॉम 5 डिफरेंट हेड्स। सो आज मेरे पास हमारे डिग्निटरीज़, ऑनरेबल डिग्निटरीज़ सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं यहाँ पर। वो देख सकते हैं ये 4 जो हमने लगाए हैं और 5 इनफैक्ट हेड्स हमने रखे हैं। दीज़ आर 5 हेड्स जो हमारे इनकम टैक्स आईटीआर के अंदर भी यही आते हैं, सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड अदर इनकम। ये 5 ही जगह है जहाँ से पैसा आता है। सैलरी से आ सकता है, बिजनेस या रेंट से आ रहा है या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई अदर। अब अगर हम इनको एनालाइज करें और समझें इसको अच्छे से थोड़ा, तो सैलरी और बिजनेस की जो इनकम है, ये एक्टिव इनकम कहलाती है। व्हाट इज एक्टिव इनकम? एक्टिव इनकम का मतलब है एक ऐसी इनकम जिसमें जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक पैसा आएगा, जब हमने काम करना बंद किया उस दिन पैसा बंद हो जाता है। जैसे यदि आप सैलरी पर हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जिस दिन आपने जॉब छोड़ा उस दिन से आपका सैलरी आना बंद। उसी तरह बिजनेस है, यदि आप धंधा नहीं कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस दिन आपने वो बंद किया उस दिन आपका बिजनेस इनकम बंद। ये हुआ हमारा एक्टिव सोर्सेज ऑफ इनकम। दूसरा है पैसिव सोर्सेज। पैसिव में क्या है? रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम। सो वो सभी लोग जिनको ऐसा आगे उद्देश्य है कि हाँ हमें भी करोड़पति बनना है या हमें भी ऐसी लाइफ जीनी है जहाँ पे पैसे कमाने के बारे में चिंता नहीं करनी हो, या हमें ऐसा एक लाइफस्टाइल चाहिए जहाँ पे हम अपना आराम से एंजॉय कर सकें, अपने टाइम पे काम कर सकें और जैसे हमें करना है, जब करना है उस हिसाब से कर सकें। ये वो एरिया है जिस पे आपको फोकस करना है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब ये है जहाँ पर आप शुरू में एक बार मेहनत करते हैं, शुरू में एक बार काम करते हैं, एक असेट खड़ा करते हैं और उस असेट से कुछ ना कुछ इनकम आपको आती रहती है। जैसे जैसे रेंटल इनकम की यदि हम बात करते हैं, रेंटल इनकम मतलब आपने एक बार एक घर खरीदा, घर को आपने किराए पे दे दिया और आपको हर महीने उससे किराया आता रहता है। तो क्या आपको इसके लिए कुछ नया करने की ज़रूरत है हर महीने? नहीं, आपको इसके लिए कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप हर महीने आपको किराया आता रहेगा। सेम वे इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो आपने एक बार इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, यदि आपने कुछ डेट में इन्वेस्ट किया, कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, तो आपको हर महीने, हर क्वार्टर, हर 6 मंथ्स में जो भी उसका फ्रीक्वेंसी है, उस हिसाब से इंटरेस्ट आता रहेगा। एफडी में इन्वेस्ट किया तो बैंक से इंटरेस्ट आता रहेगा, शेयर में इन्वेस्ट किया हो सकता है डिविडेंड आ जाए, हो सकता है शेयर प्राइस बढ़ जाए, उससे आपको इनकम हो। तो कुछ ना कुछ इनकम अपने आप होती जाती है आपके एक्स्ट्रा एफर्ट के बिना। आपको मार्जिनल, अगर कुछ एफर्ट की बात करें, मार्जिनल एफर्ट कुछ नहीं लगता है। एक बार आपने काम किया और ये लाइफ टाइम का काम हो गया। जैसे वो कहते हैं ना, एक पेड़ के लिए आपने बीज बोया और उसके बाद जब पेड़ उग गया तो फल आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। तो ये है पैसिव इनकम का पेड़। जो हम कहावत सुनते हैं अक्सर, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तो ये वो पेड़ है जिस पे पैसे उगते हैं। तो जिसको अगर पैसे तोड़ने हो पेड़ से, तो ये पेड़ उगा सकते हैं। इसके ऊपर भी हम थोड़ा बात करेंगे आज। रेंटल इनकम का पार्ट फिर भी काफी सीधा साधा सुधरा हुआ पार्ट है। इन्वेस्टमेंट इनकम वो एरिया है जहां पर आज हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, एक और तरीके से इस पूरे चीज को एनालाइज किया जा सकता है, वो है सैलरी और रेंट इनकम। ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों ही फिक्स्ड सोर्सेज ऑफ इनकम है। मतलब कि इसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। हम ये क्यों समझ रहे हैं, क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं पैसे के ऊपर? क्योंकि जिस तरह का हमारा इनकम है उससे डिसाइड होगा किस तरह का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। जिस तरह की सेफ्टी हमें इनकम से रहेगी, जिस तरह की स्टेबिलिटी इनकम में रहेगी, उस हिसाब से हम बता पाएंगे कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं। तो सैलरी और रेंटल इनकम दोनों फिक्स सोर्सेज ऑफ इनकम है। यहाँ पर आपको मंथ ऑन मंथ एक फिक्स अमाउंट आता है, साल में, 2 साल में, 3 साल में, जैसे मर्जी थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता है, 5%, 10%, उस तरह से। दूसरी तरफ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में वेरिएबल इनकम है, मतलब आपको कोई पता नहीं कि एग्जैक्टली कितना इनकम आएगा। यहाँ पर हमारे साथ काफी सारे सीएस भी हैं अटेंडीज में। तो यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, या कल अगर आप अभी स्टूडेंट है, कल प्रैक्टिस करेंगे, या आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली बता पाना अगले साल आपका कितना इनकम होगा, उससे अगले साल कितना होगा, काफी टफ पड़ता है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल इनकम मानते हैं। सेम वे इन्वेस्टमेंट के अंदर भी हमें एग्जैक्ट बता पाना काफी मुश्किल पड़ता है,
क्योंकि इक्विटी का जहां तक कंपोनेंट है तो वो तो पूरा ही वेरिएबल है। डेट में फिर भी हमारे को थोड़ा सर्टेनिटी मिल जाता है, बट मोटा मोटी अगर हम इन्वेस्टमेंट इनकम को देखते हैं तो ये भी वेरिएबल है। ये हो गया बात इनकम का। अब बात करते हैं कि खर्चा होता कहाँ है। तो ऐसे खर्चा करने के लिए हम लोग काफी सारी चीजों पे करते हैं, बट अगर समझने के लिए ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो दो क्लास बन सकते हैं। पहला नीड्स और दूसरा है वांट्स या लग्जरीज। सो नीड्स के अंदर क्या आता है? नीड्स के अंदर आता है नेसेसिटीज, ऐसी चीजें जिनकी हमें जरूरत है, समथिंग वी नीड टू सर्वाइव, रोटी कपड़ा मकान और वाईफाई आज की डेट में। और वांट्स, वांट्स में क्या है? दीज आर लग्जरीज, ये है नीड्स के ऊपर, इसकी आपको जीने के लिए जरूरत नहीं है, पर हो सकता है इसके होने से आपका लाइफस्टाइल थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। जैसे जैसे आपको कपड़े चाहिए, लेकिन क्या आपको ब्रांडेड कपड़ों की जरूरत है? नहीं। तो अगर आप कपड़े की बात करें तो वो नीड है, आप ब्रांडेड कपड़ों की बात करें तो वो वांट आ जाता है। तो ये डिफरेंस है हमारा नीड एंड वांट के बीच में। अब बात करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है। सो पार्टिसिपेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर कि दे पार्टिसिपेट एंड दे शेयर देयर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस? इनकम माइनस एक्सपेंसेस यानी क्या? व्हाट इज द इक्वेशन? We want to keep this session as interactive session, so I request all the participants to please interact. Savings. Yes. Profit or savings? Okay, we are starting to get answers. Profit, saving, saving, profit. Okay, okay, perfect. सो एक छोटा सा सीक्रेट और बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। कंसिडरिंग मैंने बहुत सारे सेशंस किए हैं और जो भी उसके बेसिस पे मेरा एक्सपीरियंस है, सो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना सेशंस में, दे ऑलवेज टेक ऑलमोस्ट 80-85% उनका सेशन का जो नॉलेज है उनको हमेशा याद रहता है। और जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनका रिटेंशन 2% से 5% के बीच रह जाता है। तो आप डिसाइड कर लो आपको कितना रिटेंशन रखना है, कितना फायदा उठाना है इस चीज का। सो दैट इज टोटली अप टू यू। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता दिए। सो इनकम माइनस एक्सपेंसेस मेरे को कहा गया है कि सेविंग है या प्रॉफिट है। चलिए मान लेते हैं। अब वॉरेन बफे जी की बात की गई थी, तो वॉरेन बफे जी को पूछते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। वो कहते हैं डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, इंस्टेड स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज सेविंग, ऐसा नहीं करना है। पहले इनकम माइनस सेविंग्स, आपको कितना बचाना है टारगेट उसको करो, जो बचता है उसमें से आप खर्चे मैनेज करो। और ये चीज़ें मैंने खुद पर्सनली भी इम्प्लीमेंट की हैं मेरे ट्रेनिंग्स के द्वारा, मैंने दूसरों के साथ भी प्रैक्टिस करके देखा है। और ये चीज़ शुरू में बहुत टफ लगता है, लेकिन एक बार आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो, एक फिक्स सेविंग का टारगेट आपका बन जाता है। और यही वो सेविंग है जो आपको आज मे बी आपके बैंक बैलेंस को 1000 से 1 लाख और 1 लाख से 1 करोड़ तक लेके जाएगी। क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंटली इनफ्लो होते रहेगा, हर महीने एक अमाउंट जाते रहेगा, तो धीरे-धीरे अमाउंट बढ़ेगा। सो उसी तरह से वो चार्ट ऊपर बढ़ता जाएगा। So do not save what is left after spending. Instead, spend what is left after saving. तो जो भी आपका बचता है आफ्टर सेविंग, आपका एक सेविंग का गोल है। सपोज 50,000 रुपीज का आपका मंथली इनकम है, आपने बोला मुझे 10,000 रुपीज हर महीने बचाना है। अब जो बैलेंस 40,000 बचा, 50 माइनस 10, ये 40,000 में आपको अपना पूरा का पूरा एक्सपेंसेस मैनेज करना है महीने का। फिर आपको ऑटोमेटिकली समझेगा कि आप किधर से कट डाउन कर सकते हो। इसमें बजटिंग जैसी टेक्निक्स आती हैं, जैसे कि हम लिखते हैं हमारा खर्चा कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, उसमें से कौन कौन सी जगह है जहाँ हम खर्चा कट करके किसी भी तरह से 40,000 के अंदर अंदर अपना पूरा महीना चला सकते हैं। कुछ फिक्स्ड हैं, कुछ वेरिएबल हैं, कुछ नेसेसरी हैं, कुछ अननेसेसरी हैं रिलेटिवली। सो नीड्स एंड वांट्स का जो हमने डिफरेंस समझा वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आएगा। तो ये पॉइंट जो है, ये एक लाइन जो एक स्लाइड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और अगर आपने सिर्फ ये एक स्लाइड आपकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिया, इट विल ब्रिंग अ ह्यूज चेंज। बहुत बहुत बड़ा चेंज आ सकता है इसके थ्रू, क्योंकि आपका एक हैबिट बनना शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं। ये दिस इज अ कैरेक्टर, सो यंगर ऑडियंस फ्रॉम माय सेशन टुडे, guys, any idea who this character is? He's a character from a famous TV show. Friends. Perfect, ma'am. So this is Friends के character, and would anybody like to share which character is this? What's the name of the character? थोड़ा सा वैसे दिख गया है ऑलरेडी स्क्रीन पर आकर, बट फिर भी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैरेक्टर?
comments, chat. Okay, so this is Joey. Joey Tribbiani is the character name in Friends. All have answered, sir. Yes, ma'am. Thank you. So Joey Tribbiani is the name of the character. So Joey kept 10,000 rupees in a box and locked the box for 25 years. 10,000 रुपए एक बॉक्स में डाला और 25 साल के लिए बॉक्स को बंद करके रख दिया. अभी आफ्टर 25 years, 25 साल के बाद he opens the box. How much money do you think will be inside the box? Quickly, chat, फटाफट. Okay. 10,000, 12,000, 25,000. Okay. ठीक है. So the correct answer is after 25 years he'll only have 10,000 rupees in the box. क्यों ऐसा? क्योंकि ऑब्वियसली बॉक्स में रखे रखे पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ती. तो क्या करना चाहिए पैसे का? क्या उसकी वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है? चलिए देखते हैं. अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो ये मैंने थोड़े बेसिक एग्जांपल्स लिए उन चीज़ों के जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. सो वी हैव अ मूवी टिकट. कुछ 40 साल पहले 3 रुपए का मूवी टिकट था गैलेक्सी सिनेमा. टुडे इट इज़ अराउंड 700 रुपीज़. Then we also have Coke, 5 paise se it has come to 37 rupees. Then we also have Amul butter, 3.5 rupees से 182. 31 years के अंदर न्यूज़पेपर 90 पैसे से 8 रुपीज़. बेसिकली हो क्या रहा है? हर चीज़ महंगी होती जा रही है. कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है सस्ती हो रही है इसमें से. हर चीज़ महंगी होती जा रही है. रिलेटिवली मे बी अफोर्डेबल है हमारे लिए अभी भी, लेकिन इट इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव, नो डाउट अबाउट दैट. अगर हम बोल रहे हैं चीज़ महंगी हो रही है और अगर हम एक बॉक्स में पैसे संभाल के रख रहे हैं, तो क्या 10,000 रुपए जो 25 साल पहले कुछ चीज खरीद पाते थे, क्या वो 10,000 रुपए आज भी उतना ही सामान खरीद पाएंगे? द आंसर इज नो. वो ऐसा कुछ भी क्लोज भी नहीं आ पाएंगे उसके. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन देखिए कितना कितना है. चलिए मैं बताता हूँ. यहाँ पे मूवी टिकट्स के लिए 233 टाइम्स इन्फ्लेशन, कोका कोला के लिए 740 टाइम्स, अमूल के लिए 28 टाइम्स, न्यूज़पेपर के लिए 9 टाइम्स. सो हर चीज बीट एनीथिंग हैज गॉन अप. सो दिस इज इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड फॉलिंग वैल्यू. भाव बढ़ते जा रहा है और कीमत जो पैसे का जो वैल्यू है वो कम होते जा रहा है. सो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें पैसे को बचाना है और पैसे को इन्वेस्ट करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर टू इन्वेस्ट. बट बिफोर वी गेट टू वेयर टू इन्वेस्ट, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी टिल नाउ? एनी क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क? Dipti ma'am, if there are no further questions, we'll. Yeah, I think we can continue. Till now, it's very nice. Inflation is increasing the rates. Yeah. थैंक यू मैम. ओके, सो अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो यहाँ का अभी तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो है पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है. तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहला सबसे सेफ सबसे अच्छा क्या है? बैंक का सेविंग्स अकाउंट. उसमें भी जहां तक पॉसिबल हो लार्जर कॉर्पोरेट प्राइवेट बैंक्स, जो हमारे बड़े बड़े बैंक्स हैं देश के, HDFC, एक्सिस, ICICI, ये सब में अगर आप पैसा रखते हैं तो वहां पर आपको रिलेटिवली सेफ्टी भी मिलती है और थोड़ा सा पैसा बढ़ता भी है. पैसा कितना बढ़ता है? पैसा बढ़ता है 3 से 4%. क्या मतलब? मतलब देर इज, अगर आपने 100 रुपीज डाला, 100 रुपीज का 104 आपको मिलेगा साल के एंड तक, अगर आपका 4% का इंटरेस्ट रेट है तो सेविंग्स अकाउंट पे जनरली इसी तरह का रेट रहता है. और यहाँ पे बैंक आपसे कोई कमिटमेंट नहीं लेता कि भाई आपका पैसा इतने टाइम तक मेरे पास रहना चाहिए. आपको जब निकालना है आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर. ठीक है, यू हैव योर डेबिट कार्ड से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो. ये हुआ बैंक का सेविंग अकाउंट. बट इज सेविंग अकाउंट अ गुड ऑप्शन? क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है? चलिए देखते हैं. रॉबर्ट जी एलन, जो कि एक मशहूर अमेरिकी बिजनेसमैन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा है, हाउ मेनी मिलियनियर्स डू यू नो हु हैव बिकम वेल्दी बाय इन्वेस्टिंग इन सेविंग्स अकाउंट्स? एंड आई रेस्ट माय केस. वो ये कह रहे हैं कि कोई भी करोड़पति नहीं बनता सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखकर. कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता है सेविंग्स अकाउंट में. क्यों? क्योंकि 3 से 4% का हमारे को सिर्फ इंटरेस्ट रेट मिलता है. आपको जस्ट रेफरेंस के लिए एक अच्छा चीज मैं बताता हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से अभी तक सीखा है और एक आई थिंक आपको काफी यूजफुल रह सकता है चीज. देयर इज समथिंग कॉल्ड रूल ऑफ 72. सेविंग्स में ना अक्सर हम बात करते हैं कि भाई बाकी सब छोड़ो, पैसा डबल कब होगा. तो मैं आपको पैसा डबल करने वाला रूल बताता हूँ.
सो ये है रूल ऑफ 72, पैसा डबल कब होगा। सो अगर आपको डबल करना है पैसा, उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, पहला है रेट, दूसरा है टाइम। यदि आपको पता है किस रेट पे पैसा इन्वेस्ट किया और आपको निकालना है कितने टाइम में होगा, सो टाइम इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय रेट। अब अगर हम लेते हैं इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट, तो सेविंग्स अकाउंट में क्या होगा, 72 डिवाइड बाय 4 या 3, जैसा अभी केस है, मान लेते हैं 4 मान लेते हैं अभी के लिए ऑन अ हायर साइड जस्ट टू सी। सो व्हाट इज द आंसर हियर, दैट इज 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। आपको 18 साल लगेंगे सेविंग्स अकाउंट के अंदर, अगर आपने साल की स्टार्टिंग में 100 रुपीज रखा और उसको 100 से आपको 200 तक लेके जाना है, तो यू विल टेक 18 ईयर्स फॉर दैट। इसीलिए रॉबर्ट जी एलन कहते हैं कि कोई भी सेविंग्स अकाउंट में रखकर पैसा करोड़पति नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत स्लो ग्रोथ होता है। सेविंग्स अकाउंट किस चीज के लिए अच्छा है? सेविंग्स अकाउंट अच्छा है अगर आपकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की कोई नीड है, उसको मीट करने के लिए। यदि आपको सेफ्टी चाहिए, आप एक बार करोड़पति बन गए, अब आपको लगता है कि आप धीरे धीरे ग्रो करना है, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना अपने को लाइफ में, तो वहां पर अगर आप पैसा रख रहे हो ऐसे छोटा छोटा हल्का हल्का ग्रोथ वाले में, तब तक इट इज ओके। बट अगर आपको सच में ग्रो होना है, तो ये छोटा छोटा रेट नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? तो बैंक के पास एक और ऑप्शन है, उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। व्हाट इज फिक्स डिपॉजिट? फिक्स डिपॉजिट में देयर इज अ टाइम कमिटमेंट। मतलब बैंक आपको बोलता है, बॉस आपको मिनिमम इतने टाइम के लिए हमारे पास पैसा रखना है, यदि आपने रखा तो ही हम आपको एक्स्ट्रा रेट देंगे। व्हाट इज दैट? देयर इज अ हायर इंटरेस्ट रेट, 3-4%, 5%, जितना आप टाइम ज्यादा रखते हो उतना। तो जितना जितना आपका टाइम, अगर सपोज ये ग्राफ हम बना लेते हैं, तो जितना यहाँ पर टाइम ज्यादा आते जाएगा, उतना आपको रेट ज्यादा मिलते जाएगा। तो धीरे 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 रेट बढ़ते जाता है। तो दैट इज हायर इंटरेस्ट रेट, बट देयर इज अ टाइम कमिटमेंट। सो आपको पैसा निकालने नहीं मिलेगा जल्दी, और यदि आपने निकाला तो आपको जो हायर रेट मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। सो ये है फिक्स डिपॉजिट का फंडा, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब उसके आगे क्या, इससे अच्छा क्या? फिक्स डिपॉजिट ठीक है, 7-8% मिल गया, चलो 6-7%, 7-8% जो भी है, डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट। नेक्स्ट है कंपनी डिपॉजिट। जैसे बैंक के पास आपने डिपॉजिट किया, वैसे ही कंपनीज के पास डिपॉजिट भी होता है। दिस इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन विच इज अवेलेबल। सो इसके अंदर देर आर कंपनीज लाइक HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, ये लोग भी कंपनी में डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। सो वहां पे भी आपको थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है रिलेटिव टू दिस, जनरली थोड़ा ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर आप टॉप बैंक्स के सामने कंपेयर करते हैं तो। सो देर में भी 1-2% का डिफरेंस, अगर अगेन सामने बड़ी बड़ी कंपनीज में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन और है। अगेन इसमें भी सेम वही का वही चीज है कि जैसे बैंक में आता है FD, सिमिलर टू FD बट विद कंपनीज। नेक्स्ट है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। सो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में क्या होता है? बॉन्ड्स के अंदर दो कंपोनेंट आते हैं। एक तो सबसे पहला चीज, यू हैव अ पीरियोडिक पेमेंट, मतलब आपको एक इंटरेस्ट आता है हर पीरियोडिक प्रिंसिपल पे जो भी आता है। इसको, ये आपका हो सकता है हर महीने आ जाए, हो सकता है ये आपका हर क्वार्टर आ जाए, हो सकता है हर आपका 6 मंथ्स में आ जाए, ये हाफ ईयरली, हो सकता है एनुअल आए। कैसे भी, जो भी आपके बॉन्ड का टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पहले से आपको पता होगा जब आप खरीदेंगे, तो उसके हिसाब से। और लास्ट में जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो वापस आ जाएगा। तो कुछ हद तक ये फिक्स डिपॉजिट के ही जैसे दोनों चीजें हैं, थोड़ा एडवांस्ड है उन दोनों से उससे। और जितना नीचे नीचे जाते जा रहे हैं हम, उतना उतना हमारा जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ सकता है वो बढ़ते जा रहा है। फिर आता है इक्विटी। ये वो बात है जिसके बारे में हम सब जनरली बहुत उत्सुक रहते हैं, जिसके बारे में हम सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। इसके अंदर आप क्या देखते हैं? इसके अंदर आप देखते हैं कि आप एक शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर का प्राइस चेंज हुआ या शेयर ने डिविडेंड दिया, ये दोनों चीजों से आपने पैसे कमाए। सो ये आपका तरीका है इक्विटी से पैसा कमाने का। देन है इंडियंस का जो एकदम टॉप फेवरेट चीजों में आता है, वो है एक उसमें से प्राइमरी, दैट इज गोल्ड। गोल्ड का क्या फायदा है? गोल्ड को बोलते हैं इट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। काफी जगह पे एक वर्ड यूज किया जाता है, हेज। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे अगर महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। तो हम कहते हैं यदि महंगाई बढ़ेगी तो गोल्ड का प्राइस भी बढ़ेगा, आप गोल्ड बेचकर सामान खरीद सकते हो। तो जो हमने बात किया था कि चलो यहाँ से यहाँ तक 10 सालों में इतनी महंगाई बढ़ गई, जो चीज 100 रुपए की थी वो आज मे बी 10 सालों के अंदर 140 की हो गई। तो हो सकता है उसके हिसाब से ऑन अ एग्रीगेट बेसिस, एवरेज बेसिस पे, क्योंकि सब चीजें अलग अलग भाव पे बढ़ती हैं, एक एवरेज बेसिस पे गोल्ड भी आपका 100 रुपए से 140 तक आ जाए। तो ये गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो इंडियंस को बहुत पसंद है। दूसरा दूसरा एसेट क्लास जो हमारे इंट्रोडक्शन वाले सेशन के अंदर भी सर ने मेंशन किया था, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट बहुत अगेन फेवरेट एसेट क्लासेस में से एक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है प्रॉपर्टी कोई भी तरह की, जिसमें आप घर का भी दे सकते हैं, शॉप, वेयर हाउस, कुछ भी। इसके अंदर आपको दो तरह का इनकम आ सकता है। अगेन
या तो आप रेंट कमा रहे हैं या फिर आप इसके अंदर से कैपिटल गेन कमा रहे हैं, यानी आपका पैसा बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। अब ये जो एसेट क्लासेस हमने बात की, ये तो हमारा हो गया ब्रॉड बेस्ड कहानी की क्या क्या है भाई। तो अभी इतना बेसिक डिस्कशन के लिए तो हम यहाँ आए नहीं थे। अब इसको थोड़ा डीप में एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि इसको समझकर अपने पोर्टफोलियो पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इन सब की, तो इन सब को अगर हम, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं और इन सब में से मुझे थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास बैंक में थोड़े कम पैसे हैं बिकॉज मैं अभी भी करियर स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो भी रीजन है, मैंने अभी भी बड़ा खर्चा किया, घर खरीदा, जो भी खरीदा। सो अभी मेरे पास कम है, तो मैं क्या करूँ, व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई गेट एन एक्सपोजर टू ऑल दीज थिंग्स। फिक्स डिपॉजिट भी अच्छा लग रहा है, कंपनी डिपॉजिट भी अच्छा चल रहा है, जो आपने बताया सब अच्छा अच्छा लग रहा है, तो क्या करें। तो उन सब का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे आजकल रेस्टोरेंट्स में भी कॉम्बो पैक्स आते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी कॉम्बो पैक है, उसका नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड बोलता है कि सर ये भी अच्छा है, 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 सबका थोड़ा थोड़ा लेकर आप म्यूचुअल फंड बना सकते हो। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स अलग अलग तरीके की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, कोई इसमें करता है, कोई इसमें करता है, कोई इसमें करता है। बट जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में आपको पहले से डिश का नाम दिया होता है और बताया होता है ये डिश में क्या आएगा, वैसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको पहले से बता दिया जाता है कि सर ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है ना, इसके अंदर ये चीजों में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर हम इक्विटी की बात करें तो किस तरह की इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के ऊपर एक सर्कुलर आया है, तो उसमें भी म्यूचुअल फंड के ऊपर बात किया जाता है कि अच्छा सर इसमें लार्ज कैप कंपनी में डिवाइड करेंगे, मिड कैप में बात करेंगे या स्मॉल कैप में। जस्ट क्योंकि हमारा इस पे इंट्रोडक्शन में बात हुआ था, तो थोड़ा सा एक और मैं आगे बता देता हूँ। करंटली म्यूचुअल फंड्स का जो रेगुलेशन है वो है सेबी के हाथ में, और सेबी ऐसा कहता है कि इंडिया की टॉप 100 स्टॉक्स लार्ज कैप में गिनी जाएगी, नेक्स्ट 150 स्टॉक मिड कैप में गिनी जाएगी, और बची खुची सारी स्टॉक्स आपकी स्मॉल कैप में गिनी जाएगी। और सेबी अपने अपनी गाइडलाइंस बताते रहता है कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम बेसिस पे, ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे और यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो आज से 2 साल पहले एक सर्कुलर आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई अगर आपको अपने आप को कहलाना है लार्ज कैप फंड, तो आप बोलोगे कि भाई मेरे पास मिनिमम 80% जो मेरे पास पैसा है, यदि आप मुझे 100 रुपए देते हो तो उसमें से मिनिमम 80 रुपीज मैं ये टॉप की 100 कंपनीज में डालूंगा इसके अंदर। और यदि आप मिड कैप कहलाना चाहते हो तो 65 इसमें, स्मॉल कैप तो 65 इसमें, इस तरह से। तो उन्होंने एक ब्रॉड बेस्ड आइडिया बता दिया कि भैया अगर आप कह रहे हो आप लार्ज कैप हो, तो लार्ज कैप होने का फर्ज निभाओ, मिनिमम 80% लार्ज कैप वाले स्टॉक्स में लगाओ, इस तरह से। सो एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए इस चीज के लिए, तो जस्ट उसको एड्रेस करता हूं मैं 1 मिनट के अंदर। तो उसके लिए एक रिटेल इन्वेस्टर को ये करना है, उसको समझना है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है। उसको समझना है कि भाई मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे चाहिए कि ये लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, एक चीज और छोटा सा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि हम लार्ज मिड स्मॉल की बात कर रहे हैं। ये लार्ज मिड स्मॉल, जैसे जैसे यहाँ से ऊपर से नीचे जाते हैं हम, कंपनी का साइज छोटा होते जाता है, रिटर्न का पोटेंशियल बढ़ते जाता है। यहाँ पे हाईएस्ट रिटर्न, यहाँ पे रिलेटिवली लोअर रिटर्न, ऐसा मार्केट एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट, ये आ गया आपका रिटर्न, ये आ गया आपका रिस्क, ये आ गया यहाँ पे लोएस्ट रिस्क, यहाँ पे हाईएस्ट रिस्क। सो बस इतना ही है कि जहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पर रिटर्न और रिस्क मैच होना चाहिए, और उसके हिसाब से अपने आप को, पोर्टफोलियो को हमें बनाना है। हम इसके बारे में वापस बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग वाले पार्ट के अंदर। तो ये हमारा हो गया असेट्स के अंदर क्या क्या है। अब बात करते हैं इन असेट्स को और कैसे समझा जाए। अब अगर हम देखेंगे तो इसको 2 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया है। एक ये ऊपर के असेट और एक ये नीचे के असेट। ऊपर के असेट जो हैं, दीज आर फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स में क्या होता है? फाइनेंशियल असेट्स वो असेट्स हैं जिसमें आप डायरेक्टली उनको छू नहीं सकते हो, आप उनको देख नहीं सकते हो, आप उनको महसूस नहीं कर सकते हो, आप उनको खाली एक पेपर पे देख सकते हो। सेविंग अकाउंट है बैंक का, पेपर पे आता है। फिक्स डिपॉजिट है, बैंक की रिसीट आ जाती है, अब तो वो भी ऑनलाइन आती है। कंपनी डिपॉजिट सेम टू सेम, बॉन्ड डिबेंचर सेम, इक्विटी के अंदर भी डीमैट है। तो ये सब आपको एक स्क्रीन पे दिखाई देगा या पेज पे दिखाई देगा, आप उसको जाके छू नहीं सकते हो। दूसरी कैटेगरी आती है फिजिकल असेट। आप गोल्ड को छू सकते हो, रियल एस्टेट को छू सकते हो, रियल एस्टेट को देख सकते हो सामने कि हाँ ये बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग है, नहीं है, क्या है, ये सोने की ईंट पड़ी है, सोने का बिस्किट पड़ा है, या सोना है, नहीं है, जो भी है सिनेरियो, वो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो ये 2 चीजें हैं। अब अगर हम देखते हैं, यूजुअली ऐसा देखा जाता है एक बारी में या तो फाइनेंशियल एसेट परफॉर्म करता है या फिर फिजिकल परफॉर्म करता है। तो अगर हमें एज एन इन्वेस्टर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना है, तो हमें इन दोनों का मिक्स लेना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल वाला, थोड़ा थोड़ा फिजिकल वाला। सो ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। और इसके अंदर से ये वाला हाई रिस्क है, ये रिलेटिवली लोअर रिस्क है। बट इसमें भी वही स्टोरी है, जितना जितना नीचे जाते जाते हो रिस्क बढ़ते जाता है। यहाँ पे भी गोल्ड और रियल एस्टेट, ये दोनों में रिलेटिवली प्राइस में फ्लक्चुएशन
कंपेयर टू व्हाट इक्विटी डज काफी कम रहता है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी प्राइस फ्लक्चुएशंस रहता है, तो रिस्क तो वहां पे भी थोड़ा रहता ही है। और सबसे बड़ा रिस्क जो हम लोग समझते हैं वो रिस्क ये है कि भाई आपने महंगे में खरीद लिया और अब सस्ता हो गया तो आपका नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए कब आप खरीद रहे हो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे वंस इन अ वाइल जब थोड़ा सा इकोनॉमिक सिचुएशन रिलेटिवली कम अच्छा रहता है, जैसे आज के समय पे या आज से 2-3 महीने 4 महीने पहले तक, तो उस समय पे रियल एस्टेट के प्राइसेस भी थोड़े कम होते हैं, तो वहां पर हमें अगर खरीदने मिल जाता है कुछ अपॉर्चुनिटी, तो वो एक अच्छा पॉइंट है रियल एस्टेट में भी जाने का। तो भाव अच्छे भाव पे अगर खरीदेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, अगर खराब भाव पे खरीदेंगे तो खराब प्रॉफिट बनेगा, वो तो प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा वो भी एक सवाल है। तो ये एक चीज आ गई। आगे बात करते हैं रिटर्न्स की, कि ये सारा आपने खरीद लिया, अच्छा इन्वेस्ट कर लिया, तो इससे क्या फायदा हुआ? तो सर इससे फायदा ये हुआ कि अब आपको इससे रिटर्न आएगी। क्या क्या रिटर्न आएगी? कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन बोलता है कि सर सस्ता खरीदो महंगा बेचो, जो हम अभी भी बात कर रहे थे कि आपको सस्ता खरीदने की बहुत जरूरत है, यू नीड टू नो व्हाट इज लो। एंड दूसरा है कि सपोज चलो इसमें भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, घर है, घर आपने 50 लाख का खरीदा, आपने 75 लाख का बेच दिया, इसमें 25 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया, ये हो गया आपका कैपिटल गेन। दूसरा है रिलेटेड इनकम। रिलेटेड इनकम क्या है? रिलेटेड इनकम जैसे रियल एस्टेट में रेंट है, इक्विटी के अंदर डिविडेंड है, बॉन्ड्स के अंदर इंटरेस्ट है, ये है रिलेटेड इनकम। कि जो हमने असेट खरीदा, जब तक हम असेट होल्ड कर रहे हैं तब तक हमें ये मिलेगा, अगर हम असेट बेच देंगे तो ये मिलेगा। तो असेट अगर होल्ड किया तो इनकम, और अगर सेल किया तो गेन। तो ये हमारा पूरा स्टोरी है। असेट रहेगा तो भी पैसा बनाएगा, असेट नहीं रहेगा बेच दिया तब भी आपको पैसा देके जाएगा। बट हाँ असेट बेच दिया फिर आपको रिलेटेड इनकम नहीं मिलेगा। अब घर ही बेच दिया तो आप किराया कैसे लोगे उसके ऊपर, है ना? तो ये कहानी है। अब ये हो गया रिटर्न क्यों आया, कैसे आया। अब आगे बात करेंगे रिटर्न्स का डेटा थोड़ा समझने के बारे में। उसके पहले अभी तक कोई क्वेश्चंस यदि हैं तो? The participant can raise their hands if they want to ask, or please post it in the Q&A or chat box. Sanchit ji, I think you can continue. ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये है अंडरस्टैंडिंग रिटर्न डेटा। अब ये क्यों करना है, पहले 1 मिनट खाली उस पर बता देता हूँ कि सर आप निकल गए पैसा लेके मार्केट के अंदर, आपने बोला चलो इन्वेस्टमेंट देखते हैं, आज कहीं इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप जब अलग अलग जगहों पर जाके बात करेंगे, हमें से ज्यादा लोग बैंक में जाके समझते हैं कि भाई क्या क्या ऑप्शन है क्या नहीं है, तो आप अलग अलग जगह जाके बात करेंगे तो आपको अजीब अजीब तरीके से रिटर्न दिखाया जाता है। रिटर्न डेटा इधर सीधा सीधा नहीं दिखाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, सिंपल हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है, उससे हम बोलते हैं कि चलो आगे जाके यही परफॉर्मेंस आए नहीं आए, ये चीज हम मान सकते हैं नहीं, ऐसा चीज हमें बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि भाई जो चीज पहले हुआ वो आगे भी होगा। हिस्ट्री एंड फ्यूचर आर नॉट रियली रिलेटेड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, बट इट गिव्स यू एन आइडिया कि भाई क्या हुआ था, किस तरह के रिटर्न थे। तो मे बी अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक ने पहले रिटर्न दिया, आगे वो भी उतना ही देगा, जरूरी नहीं। बट अगर इक्विटी इन जनरल हम बोलते हैं डेट से ज्यादा रिटर्न देता है, तो अगर लॉन्गर टर्म में हम बात करेंगे तो वो चीज एक ट्रू रहेगी, वो एक ट्रुथ रहेगा, वो एक फैक्ट रहेगा कि इक्विटी जनरली डेट से ज्यादा रिटर्न देता है। तो एक मोटा मोटी बेसिस पे, अगर आप ओवरऑल बेसिस पे आप एक एनालिसिस करके समझ रहे हैं तो वो देख सकते हैं आप। पर यदि आप एक एक स्टॉक पे देखते हैं तो वो गलत है। ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक कल बेस्ट स्टॉक था आज भी वही बेस्ट स्टॉक है, इसीलिए आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे ये चीज समझना पड़ता है। अब रिटर्न फ्रॉम असेट की बात करते हैं। 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 150 रुपए हुआ, दिस इज 50 रुपीज प्रॉफिट। ये हो गया रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या, वापस आया। रिटर्न मतलब होता है वापसी, हिंदी में अगर एकदम सिंपल मीनिंग समझे वापसी। तो आपका 150 रुपए आया तो 50 रुपए एक्स्ट्रा आया, ये आपका हो गया मुनाफा। अब ये जो होता है ना, इस तरह से हम 50 रुपए बोलते हैं, इसको हम अगर इवेल्युएट करते हैं परसेंटेज टर्म्स में तो बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना आया, कितना डाला था, 50/100 दैट इज 50/100 दैट इज 50%। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। तो बहुत जगह पे आपको डेटा इस तरह से लिखा हुआ मिलता है कि सर ये जो चीज है इसका 50% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। ये कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है जहां पर हमारा पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, हमने कहीं पे भी बताया नहीं है कि एग्जैक्टली कितने टाइम में ये रिटर्न आया है। तो ये इसमें हमने कहीं नहीं बोला कि 100 रुपए आपने आज किया था, आज से 5 साल पहले किया था, 10 साल पहले किया था या 2 महीने पहले किया था। हमने बोला आपने 100 रुपए डाला, आज 150 रुपए आ गया, बस बात खत्म। सो ये है एब्सोल्यूट रिटर्न। नेक्स्ट आया सपोज। सपोज हमने ये 9 महीने में किया। अगर हमने ये 9 महीने में किया
तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बनेगा, तो हम उसके लिए एक एनुअलाइज्ड यील्ड निकालते हैं कि साल भर अगर हमें इस तरह का रिटर्न मिलता तो कितना होता। तो हम बोलेंगे कि सर 50 रुपीज इंटू, क्योंकि 50% लास्ट कैलकुलेशन से आ गया था, 50% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, 12 महीना जितना टोटल पीरियड है, डिवाइडेड बाय जितने पीरियड में एक्चुअल में हमने इन्वेस्टमेंट किया 9, यानी 66.7%। तो ये भी एक आपको तरीका से दिखाया जा सकता है सेम रिटर्न को। ये मैं आपको सेम ही रिटर्न का डेटा बता रहा हूँ, ये आपको इस तरीके से भी बताया जा सकता है कि 66.7% इसका रिटर्न है। तो वहां पे आपको समझना है कि यदि सिंपल एनालाइज दिया है तो इस तरह का एक कैलकुलेशन पीछे पीछे किया है, तो हो सकता है ये रिटर्न डेटा करेक्ट ना हो। अगर आप 50 को कंपेयर करते हैं और 66 को कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ज्यादा दिखता है, एंड दैट इज ओनली व्हेन इट इज 9 मंथ्स। यदि मैंने बोला होता कि मैंने 50 रुपया एक महीने में कमाया, तो ये 50 इंटू 12 होके आपका और भी बहुत बड़ा नंबर 600% आ जाता। तब बोलते अरे 600% का रिटर्न है इसका। तो ये एक चीज है जो हमें बहुत ध्यान से समझना है कि भाई जो रिटर्न डेटा बता रहा है वो रिटर्न डेटा किस टर्म्स में बता रहा है, इज इट इन एब्सोल्यूट, इज इट इन सिंपल एनालाइज्ड, कैसे वो बता रहा है। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे से जो लेकर जाना है साथ में वो है। अब है इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 ईयर के अंदर दो चीजें, एक आया एब्सोल्यूट, एक आया सिंपल एनालाइज्ड। सो एब्सोल्यूट में आता है इक्विटी के लिए, यदि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं तो आप एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं, आप बोलते हैं इतने में खरीदा, इतने में बेचा, इतना फायदा, एकदम बेसिक, टाइम वाइम का कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, टाइम इज नॉट रिलेवेंट। दूसरा है सिंपल एनालाइज, ये फिक्स्ड इनकम के लिए यूज किया जाता है, जो कि हम बोलते हैं डेट की बात करते हैं। डेट में आपका आता है बॉन्ड्स, आता है आपका या आपका एफडी आता है। तो जनरली क्योंकि यहाँ रेट मोर और लेस स्टेबल रहता है तो हम बोलते हैं ठीक है साल भर का कितना बनता है मोटा मोटी आप वो बता दो, तो इसलिए सिंपल एनालाइज। यहाँ पे टाइम मैटर करता है। तो ये दो चीजें हैं, जनरली इस तरह किया जाता है, पर आपको जब भी आप रिटर्न देते हो देखेंगे एक शीट आपके सामने दी जाएगी, नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होगा ये एब्सोल्यूट है या सिंपल एनालाइज्ड है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आप गलत डिसीजन ले लें। आपको कोई चीज बहुत अट्रैक्टिव लगे और फिर बाद में आपको पता चले कि नहीं नहीं ये एक्चुअल में ऐसा नहीं था, मैंने डेटा गलत समझ लिया। तो ये चीज है। तीसरा एक चीज है वो है लॉन्गर इन्वेस्टमेंट। हमने एक साल से कम की बात की, पर एक साल से ज्यादा में क्या, एक साल से ज्यादा में एवरेज रिटर्न निकाल सकते हैं कैसे, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 100 रुपए 200 रुपए, 100 का 200 रुपए हो गया कितने टाइम में, लेट्स से 3 साल के अंदर। तो 100 से 140 होगा, 140 से 130, 130 से 200। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे एक लाइन में चल रहा है, ऐसा अगर हम ग्राफ बना के देखेंगे तो 100 से 140, 140 से 130, 130 से 200। सो यहाँ से यहाँ ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज अ जर्नी अप एंड डाउन। अब मैं अगर बोलूँ यहाँ से यहाँ तक का मुझे रिटर्न निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए एक CAGR का फॉर्मूला होता है जो हमने स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखा था, वही फॉर्मूला लगा के रिवर्स कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पर तो क्योंकि डबल हुआ है पैसा, तो डबल के लिए आप रूल ऑफ 72 वापस लगा सकते हैं और उसे आप निकाल सकते हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज 24%। यदि आपका पैसा हर साल 24% बढ़ता है CAGR, तो आप 3 साल में पैसा डबल कर लेंगे। बट एक चीज समझिए, 24% CAGR का मतलब ये नहीं है पहले साल 100 से 124 हुआ, कभी ऊपर कभी नीचे दोनों रहेगा। तो CAGR में आपको ये बीच का जो ऊपर नीचे वाला वॉलेटिलिटी है ना, ये आपको नहीं दिखता है, तो आपको ये चीज समझना भी बहुत जरूरी है। यदि आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कोई आपको CAGR डेटा दिखाता है, तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि सर ये डेटा ऐसा नहीं है कि भाई हमारा हर समय पैसा ऊपर ऊपर जाएगा, हो सकता है नीचे भी जाए। अब मान लीजिए 100 से 140 पे आप आ गए और 140 से फिर वापस ग्राफ ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो ये 10 रुपए जो जाएंगे ना वो बहुत दुखता है, उसके लिए आपको बहुत बुरा लगता है। तो वो बुरा नहीं लगाना है, आपको ध्यान रख के रखना है कि चलो सर यहाँ पर हमारा मूवमेंट इसी तरह से होगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे रहेगा। 124 बोला और 140 आ गया, यू फील वेरी हैप्पी, बट वो 140 से 130 चला गया, यू फील सैड। तो बस वही चीज है, हो सकता है थर्ड ईयर में ये हो सकता है ना भी हो, दैट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, बट दिस इज व्हाट CAGR बेसिकली मीन्स। ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। CAGR का फुल फॉर्म क्या है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। ये किसके लिए होता है, एक साल से ज्यादा के लिए, ठीक है। अब आपने बोला सर कि भाई एक बार आपने इन्वेस्ट किया, एक बार निकाल लिया, तो ये आ गए 3, उसके अंदर आपने बोल दिया एब्सोल्यूट आ गया, एनुअलाइज हो गया, सिंपल एनुअलाइज हो गया और कंपाउंडेड हो गया। बट अगर अगर कभी खरीद रहा है कभी बेच रहा है, कभी खरीद रहा है कभी बेच रहा है, कभी खरीद रहा है बेच रहा है, तो in that case we have this amazing function on Excel called XIRR। तो आप XIRR यूज करके उसके बाद आप इसको समझ सकते हैं। तो XIRR एक एक्सेल का मेथोडोलॉजी जिसमें आप एक जगह पे डेट लिखते हैं, एक जगह पे अमाउंट लिखते हैं, एंड आप बोलते हैं ये फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट, फोर्थ डेट, जो भी डेट्स हैं यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। जो भी चीज जब भी आपने इन्वेस्ट किया है पैसा वो माइनस में आता है, जो पैसा जेब से बाहर गया वो माइनस, जो पैसा जेब में आया वो प्लस,
और लास्ट में जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो, और यहाँ पे नीचे बस इज इक्वल टू XIRR का फॉर्मूला लगा देते हैं और ये दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। सो ये हो गया XIRR जिससे हम समझ सकते हैं। निकिता जी का क्वेश्चन है, एक बार CAGR वापस समझा दीजिए। ठीक है मैम, तो CAGR में क्या होता है, लेट्स गो बैक। ठीक है, CAGR का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि अगर हम बोलते हैं फर्स्ट ईयर ये 0 पीरियड है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 100 रुपीज इन्वेस्ट करके 3 साल के बाद 200 आ गया, तो आपने कितना रिटर्न कमाया, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न। बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए आप CAGR का यूज करते हैं और इसका फॉर्मूला आता है, अगर आप फॉर्मूला भी देखना चाहते हैं, फाइनल अमाउंट अपॉन इन्वेस्टेड होल रेज टू 1/n - 1। सो ये आपका आंसर आता है। फाइनल मतलब 200 अपॉन 100 का थर्ड रूट -1, that comes to 24%, yani 0.24, which is the answer here. Does that satisfy your query, Nikita? Perfect. Perfect. Okay. ठीक है, so we'll move ahead. XIRR हमने पूरा बात कर लिया, इसके अंदर आपका सारा डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, कुछ भी कैश फ्लो आपके पास आ रहा है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। चलिए, अब है फाइनेंशियल प्लानिंग की बात। फाइनेंशियल प्लानिंग पे जाने से पहले अगर कोई भी क्वेश्चन है अभी, तो यू कैन जस्ट आस्क मी। I'll just pause for a minute. You can ask me the questions if you have any. Sanchit ji, please look in the chat box for Lucky Twarecha ji's question. Hello. Yes, ma'am. Please look into this question by Lucky ji. It's Sanchit bhai. What is XIRR normally mentioned in mutual fund statement and how it gets calculated? Please explain once again. Sure, Lucky ji. I'll just come to that. Just give me 1 second. So, Lucky ji, XIRR जो म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट में दिया होता है, दैट इज बेसिकली कि अगर आप बार बार खरीद रहे हो, बेच रहे हो, आप परचेज किए, सेल किए, परचेज किए, परचेज किए, सेल किए, सेल किए, जनरली इसी तरह हमारा एक्चुअल ट्रांजेक्शन जर्नी होता है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार खरीद लिए बस फिर एक बार लास्ट में बेच देंगे पूरा। सो वी कीप ऑन बाइंग एंड सेलिंग। तो इन दिस केस अगर हम बात करते हैं तो XIRR एक एवरेज रिटर्न वो बताता है, वो बोलता है मोटा मोटी आपने इतना कमाया। बट एक चीज जो ध्यान रखने वाली, वो XIRR इज ऑल्सो एनुअलाइज्ड रिटर्न रेट। तो यदि आप एक साल से कम में देखते हैं तो अक्सर आपको XIRR ऐसा ओके। सो वन एक्सपीरियंस विच आई हैव इज 3 दिन के अंदर अंदर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और उसका रिटर्न था, तो आई गॉट 2140% का रिटर्न। सो ये बहुत ऑकवर्ड नंबर्स हो सकते हैं, इसका कोई एक्चुअल उससे रिलेशन नहीं भी होगा, बट ये कब होगा, ये तब होगा जब आप एक साल से कम में देखेंगे। यदि एक साल से ज्यादा का आपका इन्वेस्टमेंट है तो जनरली XIRR गिव्स यू द राइट आंसर। एक साल से कम के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, वहां पर इट मे नॉट बी द राइट पिक्चर। सो दैट इज द सिनेरियो। सो XIRR इज बेसिकली अगेन एवरेज रिटर्न, कि भाई आप कभी खरीद रहे हो, कब बेच रहे हो, तो आपने कितना कमाया, मोटा मोटी आपने इतना कमाया। व्हाट XIRR डज इज, XIRR बोलता है कि भाई ऑन एन एवरेज तुम्हारा कितना पैसा इन्वेस्टेड था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो दिस इज द एवरेज इन्वेस्टमेंट, और उसके ऊपर तुमने यहाँ से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कितना कमा लिया, तो आपने इतना कमा लिया। दैट इज द आंसर विच कम्स फ्रॉम XIRR। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, लकी जी? Perfect. Thank you. Thank you. Any other questions? Megha has a question. Which is better way to look at return while investing, absolute or investing, or simple? So Megha, इसके अंदर सिनेरियो क्या रहता है कि आपको एब्सोल्यूट और इन्वेस्टिंग का ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। ये रिटर्न डेटा जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कंपनी ने दिया है, या जो भी आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा है उसने दिया है, उसके हिसाब से है। अगर आप एब्सोल्यूट का बात करते हो तो जनरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में एब्सोल्यूट रिटर्न देखा जाता है। जनरली अगर डेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो सिंपल एनालाइज देखा जाता है। बट आपको सिर्फ ये समझना जरूरी है कि भाई डेटा किसी भी तरह सामने वाले ने प्रेजेंट किया हो, अपने को ये समझ में आना चाहिए कि एंड ऑफ द डे इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस डेटा। क्या यहाँ पे 25% जो लिखा है वो एक्चुअल में 25 है, जैसे हमने CAGR में देखा कि आपने 24 लिख दिया,
लेकिन एक्चुअल में आपका 24 नहीं आ रहा था, पहले में कुछ ऊपर नीचे भी आता है, एवरेज में 24 है। सेम वे एब्सोल्यूट में अगर आपको दिखा रहा है वो कि 5% है या 10% है, तो दैट इज अ गुड डेटा। बट ये 10% कितने पीरियड में आया वो उसका कोई आइडिया नहीं है। और यही जब सिंपल एनालाइज में जाएगा तो हो सकता है ये भी कुछ अजीब से फिगर आ जाए। जैसे अगर मैंने बोला 10% मेरा एक महीने में आया, तो 12 महीने में कितना, तो आ गया 120%। अब माय क्वेश्चन इज, क्या ये जरूरी है कि 10%, सपोज ये 10% मेरा स्टॉक से आया, तो क्या ये जरूरी है कि एक स्टॉक जो एक मंथ के अंदर 10% ऊपर गया, हर महीने वो 10% ऊपर जाएगा? द आंसर इज नो। तो इसलिए सिंपल एनुअलाइज्ड रिटर्न पे रिलाय करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इक्विटी जैसी चीजों में जो हाईली वॉलेटाइल है। लेकिन डेट में क्या होता है, डेट में वो मोटा मोटी एक साल भर का ऐसा होता है कि भाई 7-8% के बीच में ये देगा। इनफैक्ट आप और ज्यादा भी जा सकते हो, सेकंड डेसिमल भी मोर और लेस सेम रहता है अनलेस एंड अनटिल पूरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाए। तो यदि आप बोलते हो कि भाई देश की इकोनॉमी कुछ अलग जगह जा रही है, उस समय की वजह से हमारा इम्पैक्ट आ रहा है, तो येस इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन जैसा करंटली हुआ है। Right now that is the situation, we have lower interest rates than we had before, right? तो अभी सबका एफडी का रेट, सबका रेट कम है। लेकिन ये टाइम पे भी आपको अगर फिक्स्ड इनकम देखना है तो आप साल भर के रेट में ही जनरली बात करते हो कि एफडी पे क्या मिल रहा है। सर एफडी पे 60% मिल रहा है। 60% मतलब एक साल का 7%। यदि 2 साल के लिए कराओगे, यदि आप 2 साल के लिए कराओगे तो आपको 7.25 मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल के बाद आपका 100 से 107.5 होगा, 107.25। इसका मतलब ये है एक साल के एंड में इतना होगा और उसके बाद एक साल वापस 107 के ऊपर यहाँ पे 106 के अराउंड कुछ आ जाएगा। So that is what the scenario is. I hope that answers your question, Megha. Yeah, thank you. Thank you. Sure. Okay. So let's move ahead. Okay. हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है उस पर बात करते हैं सबसे पहले। लेट्स स्टार्ट विद दैट। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर सबसे पहली चीज जो आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप सभी को करनी चाहिए ऑन एन इमीडिएट बेसिस इज फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे पास बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं यहाँ पर और हम लोगों ने ना जाने कितनी कंपनियों की बैलेंस शीट बनाई है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है बेसिकली खुद की एक बैलेंस शीट, खुद का एक पीएनएल बनाना है कि भाई मेरी लाइबिलिटी क्या है, मेरे असेट्स क्या हैं, क्या मेरे पास है, क्या मेरे को देने का है, और ये सबको माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आता है यहाँ पर वो मेरी नेटवर्थ है। तो क्या मेरी नेटवर्थ है आज की डेट में, कितने मेरे एक्सपेंसेस हैं, कितनी मेरी इनकम है। इनकम में वापस वही फिक्स्ड और वेरिएबल वाला पॉइंट, क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या मेरी उसमें से नीड्स वाले पॉइंट आता है, कहाँ मेरी नीड्स या नेसेसिटीज हैं और कहाँ मेरे डिजायर्स हैं या फिर जो ऊपर के खर्चे हैं, वांट्स हैं। तो ये अगर हमारे को बाइफिकेशन पता है ना, हमें अगर ये पता है एग्जैक्टली आज मेरी सिचुएशन क्या है और हमें कहाँ जाना है, तो वहां से यहाँ से वहां तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। आप अगर गूगल में भी कुछ चीज डालते हैं तो गूगल के अंदर भी आपको पहले ये तो बताना पड़ता है ना। सबसे पहली चीज गूगल बोलता है आप कहाँ हो, मुझे अपना लोकेशन एक्सेस दो, फिर मैं बता सकता हूँ ना आपको कैसे पहुंचना है। दो चीजें गूगल पूछता है, पहला कहाँ जाना है, दूसरा कहाँ खड़े हो, कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है। तो ये दोनों चीजें होंगी तो ही तो रास्ता मिलेगा। दिस इज पार्ट ए ऑफ दैट, कहाँ खड़े हो वो पता होना चाहिए। सो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है, कितना कितना कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कहाँ का अपना सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ ये आ गया। लोन्स ईएमआईज लायबिलिटी साइड पे आ गए क्योंकि ये हमें भरने पड़ते हैं। एक अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन शीट बन गया। और एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या इवन एज अदर प्रोफेशनल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आगे बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा और ये चीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंप्लीमेंट कीजिए। कि काफी बार ऐसा होता है ना फैमिलीज के अंदर कि जो मेन अर्निंग मेंबर है टेम्पररी बेसिस पे अगर उनको कुछ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी रीजन है, तो बाकी लोगों को घर में आइडिया ही नहीं होता है कि हमारे असेट्स कहाँ हैं, कौन से बैंक में अकाउंट है, किस तरह का हमारे पास पैसे हैं नहीं है, क्या है। तो एक चीज इस तरह का एक शीट बनाकर, एक जिसको हम बोल सकते हैं, आप असेट लाइबिलिटी रजिस्टर बोल दीजिए उसको, किसी भी नाम से आप बना लीजिए, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, काम इंपॉर्टेंट है। आप उसमें बोलिए कि भाई मेरे पास क्या क्या बैंक अकाउंट है, कहाँ कहाँ मेरे पास शेयर्स हैं यानी डीमैट अकाउंट है मेरे पास, कहाँ कहाँ मेरे पास म्यूचुअल फंड है, कहाँ मेरे बाकी के इन्वेस्टमेंट है, बैंक में अगर मेरा कुछ काम है तो मेरा आरएम कौन है, कौन मेरा रिलेशनशिप मैनेजर है, किससे बात करनी है, उसका नाम और नंबर, ताकि यदि कल को इमरजेंसी में जरूरत पड़े। और जैसा हमने देखा अभी कोरोना से बहुत बड़ी इमरजेंसी आई डोंट थिंक एकदम से आती है, अगर आप जनरल इकोनॉमिक ग्लोबल वर्ल्ड पे बात करें तो ये तो पूरे ग्लोबल सिनेरियो पे एक इमरजेंसी आ गई। तो यदि ये सारी डिटेल्स उनके पास रेडी हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो यदि कुछ भी ऊपर नीचे होता है, दे आर इन अ पोजीशन टू मैनेज इट, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। सो ये चीज समझना हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो
ये है पहला चीज, फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा है ड्रीम्स एंड एम्बिशंस तक अगर पहुंचना है तो पहले टुडेज पोजीशन, जो हमने पिछली शीट में बात किया, ये पॉइंट ए, ये आया आपको पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ तक अगर आपको पहुंचना है तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है, विच इज व्हाट द प्लान इज। तो जैसे आपको गूगल बोलता है कि भाई अगर आपको जाना है, आपके ऐसे 4-5 रास्ते हैं, आप इससे जा सकते हो, इससे जा सकते हो, इससे जा सकते हो। यदि इससे जाते हो तो ये है, इससे जाते हो तो ये है, इससे जाते हो तो ये है। कहीं आपको टोल मिल जाएगा, कहीं पे आप बोलोगे कि यहाँ पे ट्रैफिक है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगे, अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग नुकसान हैं। तो आपको वो चीज एक समझ के चलना पड़ेगा कि आप किस हिसाब से देख रहे हो। whether you are looking at one way or the other way, you have to understand which one is beneficial for you according to your circumstances. उस पे आते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का ये बेसिक पॉइंट है, ए से बी तक जाना। अब क्या क्या फाइनेंशियल प्लानिंग में है? पहला चीज है हाउ मच इज रिक्वायर्ड एंड इंश्योरिंग जब वो चाहिए तब उतना पैसा अवेलेबल है। कितना चाहिए और कब चाहिए और तब होना चाहिए, बस ये बेसिक चीजें हैं। कितना चाहिए, कब चाहिए और तब होना चाहिए, ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या आता है? 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, डिफाइनिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग गोल्स, अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड हाउ टू एलोकेट इन्वेस्टमेंट्स। अभी आज के सेशन में वी विल कवर इन डिटेल डिफाइनिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग गोल, अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड हाउ टू एलोकेट इन्वेस्टमेंट्स पे विल टच अपॉन। एंड अभी आई थिंक दीप्ति जी विल बी शेयरिंग अ फॉर्म ऑल्सो, तो वहां पे आप अपना ईमेल आईडी शेयर कर दीजिएगा। विल ऑल्सो शेयर द लिंक्स टू द डिटेल्ड वीडियोस फॉर दैट, बट आई विल ऑल्सो कवर दैट हेयर ऑल्सो। बट हाँ, थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ टॉपिक है एंड एक साथ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है तो शायद रिटेंशन पे फर्क पड़ सकता है, इसलिए। सो विल टॉक अबाउट डिफाइनिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग गोल्स। सो डिफाइनिंग गोल्स में क्या है? कब कैसा चाहिए, कितना चाहिए। घर खरीदना है 50 लाख का आज से 5 साल बाद, ये मेरा हो गया फाइनेंशियल गोल। 50 लाख का 5 साल बाद, क्या ये फाइनेंशियल गोल है? येस नो? एक बार जस्ट क्विकली इफ यू कैन जस्ट पुट इट इन चैट, येस नो। यस, सो दिस इज अ फाइनेंशियल गोल, बट प्रॉब्लम विद दिस इज कि 50 लाख का जो फाइनेंशियल गोल है ना, वो करेक्ट गोल नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 लाख आज से 5 साल बाद 60 लाख बन जाएगा। तो जब आप एक्चुअली गोल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, सो जो एक चीज हमने स्टार्टिंग में देखी थी, वो अमूल का एग्जांपल, कोक का एग्जांपल, ऐसा नहीं कि वो छोटी छोटी चीजों पे लगता है, वो बड़ी बड़ी चीजों पे भी लगता है। सो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ से वहां तक आप जब पहुंचे तब आपके पास पैसा खत्म हो चुका हो। सो इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 50 लाख से 60 लाख तक अगर आप का आपको लग रहा है एस्टिमेट आएगा, तो योर गोल शुड बी फॉर 60 लाख, नॉट फॉर 50 लाख। तो जब आप बात करेंगे कितना पैसा जमा करना है, सर 60 लाख जमा करना है, ये सबसे पहला चीज। अब क्या क्या गोल हैं? एजुकेशन है, वेडिंग है, कार है, वेकेशन है, हाउस, रिटायरमेंट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये अलग 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 तरीके के गोल हैं। अब कंफ्यूजन क्या आता है? कंफ्यूजन आता है, सर इतने सारे गोल आपने बोले या इतने सारे हमारे अलग अलग गोल हैं, पहले किसको प्रायोरिटाइज करें और करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गोल हैं, पैसा जो आज की डेट में है वो लिमिटेड है। पहले एक पे एलोकेट करेंगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, तो इस तरह से ये चलेगा। तो अगर हमें ये चीज करना है तो किस तरह से हम ये को इस पूरी प्रायोरिटाइजेशन को करेंगे वो समझते हैं। पहला है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या है? यदि कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। मनी सेट असाइड फॉर क्राइसिस, इमरजेंसी के लिए। 3 से 6 महीने का आपका जो एक्सपेंस है उसके लिए आप एक पैसा साइड में रखिए। ये आप अपना सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, थोड़ा घर में कैश में भी रख सकते हैं, बट एकदम लिक्विड, मतलब जब चाहिए तब आप ले सकते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में ना वो एनालिसिस किया था नीड और वांट वाला, वो यहाँ पे काम आएगा। ऐसा होना चाहिए जो आपका 6-7 महीने का नीड आराम से खत्म कर सके और 3-4 महीने का वांट खत्म कर सके, उसको फुलफिल कर सके। उतना पैसा मिनिमम आपको एक इमरजेंसी के लिए रखना है। जब ये चीज होगा तभी आप आगे जाएंगे। ये गोल वाला सिस्टम है ना, मैं इसको इस तरह से बकेट के हिसाब से समझता हूँ। एक बकेट है, इसमें पानी भर रहा है, पहले ये वाली भरेगी फिर इसमें जाएगा, ये वाली भरेगी फिर इसमें जाएगा, ये वाली भरेगी फिर नीचे जाएगा। सो ये इमरजेंसी। इमरजेंसी के बाद नेक्स्ट है हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। एक और चीज जो हम में से काफी लोग इग्नोर करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द पार्टिसिपेंट्स, CA इंस्टीट्यूट ऑल्सो ऑफर्स सम रियली गुड टाई-अप्स ऑन दिस फ्रंट, सो यू कैन एक्सप्लोर दोज ऑल्सो। सो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस दोनों का दोनों होना कंपल्सरी है। दैट इज समथिंग विच यू रियली रियली नीड। तो ये क्या है? ये प्रोटेक्शन है किस चीज के अगेंस्ट में कुछ भी अगर होता है तो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है आज की डेट में, उन लोगों के लिए एक सेफ्टी है, एक सेफ्टी नेट है, एक अम्ब्रेला है कि आपके एब्सेंस में कुछ ना कुछ रहेगा। थर्ड थिंग इज पे ऑफ डेट। ये चीज जो है ये सबसे 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 ज्यादा इग्नोर्ड चीज है, जो पे ऑफ डेट वाला चीज। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं, काफी लोग तो पैसे उधार पे लेके फिर इन्वेस्ट भी करते हैं, तो ये काफी रिस्की सिचुएशन हो जाती है।
क्योंकि अगर डेट इज नॉट पेड ऑन टाइम देयर इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट ऑन इट, और स्पेसिफिकली देयर इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनीज 36% से 60% तक इंटरेस्ट चार्ज करती है। सपोज आपने 1 लाख रुपए का कार्ड स्वाइप किया और आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, 1 साल बाद आप 1.6 लाख रुपीज का पेमेंट कर रहे हो। दैट प्लस आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो, तो यदि आपको फ्यूचर में कोई लोन लेना है तो आपको और लोन महंगा पड़ेगा। सो दोनों साइड पे अपना नुकसान है। तो अगर इंश्योरेंस हो गया, इमरजेंसी हो गया, तो डेट पे ऑफ कर दो। व्हाट इज नेक्स्ट इज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो सर्टेन है, इससे कोई बच नहीं सकता है, आता ही आता है रिटायरमेंट, कुछ भी तरह का हो। देर इज नो स्पेसिफिक लोन फैसिलिटी फॉर रिटायरमेंट। आपको बाकी चीजों के लिए लोन मिल जाता है आज की डेट में, लेकिन रिटायरमेंट में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जनरली लोगों की इनकम खत्म हो जाती है। इसके लिए आपके दो बेसिक पैरामीटर हैं, कब कितना चाहिए उसके लिए आप सोचिए। काफी सारे ऑनलाइन रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से एज और अलग अलग अमाउंट, अलग अलग फैक्टर्स डाल के देख सकते हैं कितना आपको अमाउंट चाहिएगा, और वो हिसाब से यू कैन स्टार्ट प्लानिंग। अब व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर समथिंग लाइक रिटायरमेंट? 40 पे, 45 पे? व्हाट डू यू थिंक? व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट? आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल डिग्नेटरीज आल्सो टू शेयर देयर व्यूज ऑन दिस इन द चैट बॉक्स इफ पॉसिबल। रिटायरमेंट के लिए कब प्लान करना शुरू करना चाहिए? कौन सी एज पे? 40 पहुंच के, 45 पहुंच के, 50 पहुंच के, कहाँ पे? 30, 35, 40? 45, 50? And participants also, ये ऐसा नहीं है this is only for panelists, this is also for attendees. Please share what is your view on this. What time should we start for when you start earning 40, 5 years after you stabilize 30? Okay, start of career, the younger the better. Okay, when you start earning then plan for retirement 30. Okay, okay, perfect. ठीक है, काफी सारे हमारे पास आंसर्स आ गए। स्टार्ट ऑफ अर्निंग, ठीक है। सो द बेस्ट टाइम, देयर इज अ सेइंग, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वाज यस्टरडे, द सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे। तो जिस दिन आप जहां पे भी खड़े हैं, अगर आपके पास अर्निंग नहीं है, हो सकता है किसी तरह का सेविंग हो। जैसे जैसे हो सकता है इफ यू आर नॉट अर्निंग पर से, बाहर से आप नहीं कमा रहे हैं, घर पे कुछ घर खर्ची के लिए आपको कुछ पैसे मिलते हैं, जो पिन मनी हम जिसको अक्सर कहते हैं, उसमें से भी थोड़ा थोड़ा सेविंग हो रहा है। दैट अगेन मनी शुड बी गोइंग टूवर्ड्स अ फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट। एंड अगेन जो आंसर काफी लोगों ने दिया, प्रवीण जी का मुझे लास्ट यहाँ पे दिख रहा है, प्रवीण जी ने, निकिता जी ने, पुनीत जी ने, कि जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे अर्न करना, जिस दिन आपका करियर का शुरुआत है, उसी दिन से आप रिटायरमेंट प्लान करना शुरू कीजिए। टिपिकली आज की डेट में इंडिया के अंदर 23-25 के बीच में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना करियर। बट हमें अगर एक अच्छा रिटायरमेंट का टाइम चाहिए, एक अच्छा टाइम स्पैन चाहिए, तो उसके लिए हमारे को जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करना चाहिए। एक ना इक्विटी मार्केट के बारे में एक लाइन कही गई है, वो लाइन ये है, इट इज नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट इज अबाउट स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट। मार्केट में आप कितना समय निकाल रहे हो ना, वो ज्यादा जरूरी है। सेंसेक्स 100 से स्टार्ट हुआ, निफ्टी वहीं से स्टार्ट हुआ, आज की डेट में दोनों एक अच्छे लेवल पर है, 30,000, 40,000, 50,000, जो भी लेवल है। बट क्या वहां से थोड़ा क्रैक हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। क्या वो वहां से वापस 100 पे जाएगा? नहीं सर, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये आप क्या बात कर रहे हो, 100 पे थोड़ी जा सकता है वापस। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर, जितना आपका टाइम स्पैन लंबा होगा, जितना आपके पास टाइम ज्यादा होगा सेव करने के लिए, उतना आपको कम अमाउंट सेव करना पड़ेगा, और उतना आपको इजीली मैनेज हो सकेगा। सो नए नए इसमें जब नया करियर स्टार्ट होता है, सैलरी आनी शुरू होती है, ज्यादातर लोग बहुत ऐसे एक्साइटेड रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। इनफैक्ट काफी लोग उस समय नए नए लोन ले लेते हैं। आपको लोन नहीं लेना है, आपको उस समय इनफैक्ट अपनी रिटायरमेंट के लिए बचाना है। सो ये हमारा रिटायरमेंट का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आया बाकी सारे गोल उसके बाद। सो ये है हमारा फाइनेंशियल गोल्स को देखने का तरीका। सो इस तरह से हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को देखते हैं। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हैं, कुछ भी है, तो प्लीज आस्क इन द Q&A बॉक्स। I'll just wait. If you have any questions so far, we'll request you to please share in the Q&A box.
ठीक है, आई थिंक देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट। तो थोड़ा सा दो दूसरे एस्पेक्ट्स जो हैं उस पे भी टच कर लेते हैं हम। व्हाट इज दैट? सेकंड इज द रिस्क। लकी जी ने पूछा है, शुड बी प्रीपे डेट टेकन फॉर सेकंड प्रॉप? लकी जी, इफ यू कैन जस्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉप, second property, is that what you mean? Yes, it is second property. जी। सो लकी जी, इसके अंदर सिनेरियो ये रहता है कि यदि आपने दो चीजें हैं एज फार एज इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एस्पेक्ट इज कंसर्न, तो ये आंसर मैं आपको दो तरह से देना चाहूंगा, एक एज अ फाइनेंस कोच या फाइनेंस ट्रेनर और एक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो Yeah. थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि क्या है ना, एज अ फाइनेंस कोच आई विल से कि बॉस जितना कम डेट है ना आपके पास उतना हाँ, अच्छा है, उतना हाँ, अच्छा है, दैट इज द बेस्ट थिंग पॉसिबल फॉर यू। अगर right, आप ये कर रहे हैं, अगर आप अपना फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, कल को कुछ भी इनकम में ऊपर नीचे होता है हमारी, तो एक right, सर पे अगर ईएमआई नहीं खड़ी है, तो वो जितना बड़ा सेफ्टी नेट है ना, दैट इज समथिंग आई कैन नॉट इवन डिफाइन। मतलब आप right. समझिए, आपका अभी जैसे कोविड के अंदर सिचुएशन हुआ, अ लॉट ऑफ पीपल हु आई इंटरेक्ट विद ऑन अ रेगुलर बेसिस, उनको Right. सिचुएशन ये हुआ कि या तो इवन सीएस, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो थोड़ा जूनियर लेवल पे हैं अगर, तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, क्लाइंट के लिए काम किया, पैसा आएगा, लेकिन क्लाइंट अभी नहीं दे पा रहा है। क्लाइंट बोल रहा है कि सर आप थोड़ा रुक जाओ, मेरे पास पैसे फंसे हुए हैं, मैं आपको दूंगा बाद में। सर Right. आप ये बोल सकते हो, लेकिन आपकी ईएमआई थोड़ी रुकती है। मॉरिटोरियम 100%. आया थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हर बार इस तरह की फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। और इसी Correct. तरह से काफी सारे हमारे ऑलरेडी कमिटमेंट रहते हैं। जो लोग रेंट पे रहते हैं, उसका रेंट का ऑलरेडी एक कमिटमेंट है हर महीने का। जो लोग ईएमआई ले रहे हैं, वो एक एडिशनल कमिटमेंट है। तो एज अ Right. फाइनेंशियल गाय आई वुड ऑलवेज से कि सर जितना जल्दी हो सके यू शुड रीपे। एज अ सीए अगेन थोड़ा सा हमारे को जो लालच आ जाता है ना, वो आ जाता है क्योंकि इसमें हमारे को टैक्स पे रिबेट मिल जाती है। तो Exactly. वो एक थोड़ा सा पॉइंट है जहां हमें मन में लालच रहता है। बट हाँ, व्हाट आई वुड से इज कि वी शुड प्रोबेबली डू वन थिंग देन इन दैट केस, हमें इंश्योर करना चाहिए कि वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ किटी, जिसके अंदर हमारे को वो डेट रीपे करने के लिए पैसा इकट्ठा होता रहे। if okay. we have anything extra and we हाँ, can typically डिपेंड करता है अगेन आप किस समय रेंट पे ये लोन ले रहे हैं और कितने रेट पे आप ले रहे हैं। जैसे आज right. की डेट में जो रेट मार्केट में प्रिवेलेंट है, 7 7 सवा 7 के अंदर आपको एक अच्छा 7 लोन से 8 के बीच पॉसिबल में. मिल सकता है। Right. और यदि आप सामने उसको बोल रहे हैं कि मैं इसको 10% पे इन्वेस्ट करके चला रहा हूँ, तो थोड़े टाइम के लिए वो ठीक है फ्रॉम अ टैक्स बेनिफिट पर्सपेक्टिव एंड ऑल, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑलवेज बी अवेयर। तो जो हमने फाइनेंशियल पोजीशन शीट का बात किया ना, फाइनेंशियल हाँ, पोजीशन शीट के अंदर यही हमारा फायदा है कि हमें पता है बॉस, ये कि ईएमआई खड़ी है, ये ईएमआई के सामने हमारा क्या असेट है, ये असेट है हमारा। right. अगर ये तो हमने इंडिविजुअल की बात की, अगर मैं इन्वेस्टिंग की भी बात करूँ ना, आप मार्केट में हम्म, जितने भी बड़े बड़े लोगों की बात सुनेंगे, सब यही कहते हैं सर ऐसी कंपनी ढूंढो जिसमें डेट नहीं हो। तो सर correct. हम तो इंडिविजुअल है, वो कॉर्पोरेट हो के उसको भरोसा नहीं है कि डेट होगा तो आगे जाके क्या रहेगा। तो Right. इंडिविजुअल के अंदर तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप कम रहेगा। सो Correct. दैट इज Correct. अगेन समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बट वो एक बैलेंस हमें लेना पड़ेगा कि थोड़ा सा Okay. अगर ये चीज भी कर रहे हैं हम टैक्स वाला, क्योंकि समहाउ दैट एंगल ऑलवेज कम्स टू मी। क्योंकि जब भी आप कोई Right. भी चीज को देखते हैं, आप हमेशा एक फाइनेंस के एंगल से मैं देखता हूँ, फिर मैं एज अ सीए भी देखता हूँ वापस उसी चीज को कि अच्छा देखो Right. सीए के हिसाब से ये एंगल है। सो दैट इज समथिंग Right. विच इज इम्पोर्टेंट है। संचित भाई, ये जो जी सर। टैक्स एंगल है वो तो खैर फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आता है, जिसको अपन बेसिकली होम लोन बोलते हैं। जो जी सेकंड, सर। थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द होम लोन, तो टैक्स बेनिफिट तो उसमें कुछ नहीं होता है। बट यस, नॉर्मली क्या होता है कि फिक्स इनकम वाले के लिए ये होता है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी खड़ी हो जाती है ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। और अभी की तारीख में बोलें तो एक बहुत लोअर इंटरेस्ट रेट पे है। वेरेज अगर वो वही मैं प्लान करता हूँ जैसे इकट्ठे करके करूंगा, तो शायद हो सकता है कि मैं एट द एंड ऑफ माय करियर जो 4 प्रॉपर्टी बना सकता हूँ वो 2 ही बना पाऊँ। तो डू यू थिंक कि दिस इज द राइट अप्रोच, और वी शुड स्टिल टेक द प्रायोरिटी टू क्लोज द डेट एंड देन परचेज सेकंड प्रॉपर्टी? व्हाट शुड बी योर ओपिनियन? सर प्रॉपर्टी को लेकर ना थोड़ा सा एंगल अलग रहता है। ज्यादातर इंडियंस करेक्ट. को अपनी प्रॉपर्टीज से बहुत प्यार है। रियल एस्टेट इज समथिंग विच इज टॉप फेवरेट फॉर मोस्ट इंडियंस। बट राइट. अगर मैं आपको थोड़ा सा म्यूचुअल स्पेस से या इन्वेस्टमेंट स्पेस से बात करूं, तो काफी सारे जो टॉप लेवल पे फंड मैनेजर्स हैं या उस तरह के लोग हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं कि आप प्रॉपर्टी लो, उसकी जगह पर आप एक फिक्स्ड रेंट का वो एग्रीमेंट कर लो, जिससे आपका एक ओके. फिक्स्ड आउटफ्लो फिक्स हो जाए, लेकिन आपका जो बड़ा पैसा है वो ब्लॉक ना रहे। उसकी ब्लॉक ना जगह रहे. पे आप ये पैसे यूज कर सकते हो इन्वेस्टमेंट्स के लिए या दूसरे पर्पसेस के लिए। दैट बिल्कुल. बीइंग सेड, समवेयर थोड़ा सा वो टिपिकल, अगर आप
देखते हैं सिनारियो, तो आई थिंक एक मिडल वे जो है वो ये है, आप एक प्रॉपर्टी अपने लिए भले रख सकते हैं, दूसरे हाँ, तीसरे तक जाने के पहले आपको थोड़ा फाइनेंशियल एसेट बिल्ड करना चाहिए, फिर आप इस ओके, तरफ देख सकते हैं। क्योंकि अगेन प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है सर कि आप छोटे-छोटे अमाउंट में डाल सकते हैं। आज की डेट करेक्ट, में अगर आप करेक्ट, 25-30 लाख तक देखते हैं तो वो तो एकदम मिनिमम आपका, स्पेसिफिकली क्योंकि मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ आज, तो राइट, 25-30 में आपको यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखता है। कुछ नहीं दिखता है, बराबर, बराबर, तो बराबर। वो चीज़ है मुझे भी सर। इंदौर में भी कुछ नहीं दिखता है, बट ठीक है, एक तो छोटी प्रॉपर्टी आती है। जी सर। बट यस, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट कि बेटर है कि हम लोग एक प्रॉपर्टी के बाद फाइनेंशियल एसेट बिल्डिंग पे जाएँ। थोड़ा फाइनेंशियल एसेट रहेगा ना सर, क्योंकि दूसरी चीज़ ये भी राइट, है, अगर कल को कुछ हो जाता है, सी वी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। कल को अगर करेक्ट, कुछ भी हो जाता है तो आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपना फाइनेंशियल एसेट, आपको म्यूचुअल फंड बेचने में 3 दिन लगता है। बेचा करेक्ट, 3 दिन में पैसा अकाउंट में आ गया। प्रॉपर्टी राइट, बेचने में आपको 3 महीना लगेगा, 3 साल लगेगा, कोई नहीं कह सकता। पता नहीं। करेक्ट, और आप करेक्ट, अगर ऐसे कोई 2 करोड़ का प्रॉपर्टी अगर आप 50 लाख में बेच रहे हैं तो वो सेंसिबल चीज़ मुझे लगता ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो पॉसिबल तो भी, हाँ, मतलब सेंसिबल पैसा भी नहीं अगर है और आप 3, पॉसिबल भी नहीं है। जी, जी, राइट, जी। ओके, तो थैंक यू इसलिए संजीव भाई, थैंक थैंक यू सर। जी। पाशी जी पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द सेफेस्ट वे टू इन्वेस्ट अदर देन एफडी with a monthly savings. So पाशवी जी, what I will suggest in this case is, अगर आप थोड़ा थोड़ा नया स्टार्ट करना चाहते हैं अभी इन्वेस्टमेंट्स, तो थोड़ा अमाउंट आप एफडी में रखिए स्टार्टिंग के लिए। एक रिकरिंग एफडी जैसा रहता है बैंक के अंदर वो। दूसरा एक ऑप्शन ये है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक एसआईपी ऑप्शन रहता है, यू कैन प्रोबेबली गो फॉर दैट ऑल्सो, जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में आपका जाता है आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट के, एंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसको अगर आप चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं एज अ ऑप्शन। अगेन आई वुड सजेस्ट विद इन दिस स्पेस स्टिक विद मोर ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, जिसमें इक्विटी है, उसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, उस तरह की स्कीम्स। एंड आई पर्सनली प्रेफर जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, या इस तरह के बड़े बड़े जो नाम हैं, उनके अंदर मैं प्रेफर करता हूँ अपना इन्वेस्टमेंट्स को भी। तो दैट इज वेयर यू कैन ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग एट इट। तो मंथली सेविंग्स को मंथली इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करना है तो दैट इज वन ऑप्शन। सो मे बी जैसे अगर आप 25,000 एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो उसमें से यू कैन से कि 5,000 रुपीज का मैं एफडी देख रहे हूँ और या देख रही हूँ, और 20,000 का आई कैन लुक इनटू द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। बट जो भी पैसा आपका एफडी के ऊपर जाएगा, ध्यान रखिए वो पैसा फिर आप इक्विटी में अगर जा रहे हैं, 3 साल से 5 साल मिनिमम आपका पैसा वहां रहना चाहिए, तो ही पैसा बढ़ेगा। उसके नीचे में अगर आपने निकाला तो बढ़ने का कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। गारंटी तो खैर 3 साल में भी नहीं है, बट चांसेस आर मच हायर कि 3 साल में आपका पैसा बढ़ सकता है। तो वो सिनारियो, तो आप कभी भी अगर डाल रहे हैं तो उसको आप ये समझ कर, ये अच्छे से ध्यान रखकर फिर आप डालिए कि आपका पैसा जो रहेगा वो कम से कम 3 साल 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए वहां पर इन्वेस्टेड, तो ही आप इक्विटी में आए। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। प्लीज कंफर्म एक बार ऑन द चैट इफ दैट आंसर्स। Meanwhile, योगेंद्र जी का सवाल है, what should be the first 2 areas where we should start investment without risk? Since starting of career, saving would be very small amount. योगेंद्र जी, इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा शुरू में, अगर आप देखते हैं तो आपके लिए एक एफडी का स्टार्टिंग बहुत अच्छा स्टार्टिंग है, क्योंकि सबसे पहली जरूरत जो आपकी है ना, वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है एक हैबिट की। आपको एक हैबिट डालने की, बॉस मेरे को अपना पैसे में से, अगर मुझे लेट्स से एक टिपिकल सीए की अगर सैलरी बात करते हैं, या एक आज की डेट में पोस्ट ग्रेड की बात करते हैं, 30 से 50,000 का हमारा स्टार्टिंग पैकेज रहता है। तो आपको उसमें से ये रखना है कि भाई 10% 15% जो भी मेरा हिसाब है उतना मुझे मिनिमम बचाना है। तो वो 5,000 या 10,000 रुपए एक साइड में रखना और बाकी के पैसे से खर्चा मैनेज करना, ये एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमें सीखना है। तो ये इतनी बड़ी बात जो वॉरेन बफे जी ने कही है, उस पे फोकस करना है। तो उसके लिए अगर आप स्टार्ट एफडी से भी कर रहे हैं तो आई थिंक दैट इज अ गुड आइडिया टू बिगिन विद। बट उसके बाद धीरे धीरे, जैसा मैंने कहा, थोड़ा इक्विटी के अंदर अगर आप एक्सपोजर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बट विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। सो देयर यू कैन अगेन लुक एट म्यूचुअल फंड्स एज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वहां पर मैनेज हमें कुछ नहीं करना है। म्यूचुअल फंड का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बंदा है जो एक्सपर्ट है, फंड मैनेजर बोलते हैं उसको, वो हमारे बेhalf पे पैसा मैनेज करेगा, हमें ले जाके हर महीने पैसा उसको दे देना है कि सर ये रहा आपका पैसा। आप एक साथ भी सारा दे सकते हैं, विच इज कॉल्ड वन टाइम और लमसम। आप इसको हर महीने महीने की बेसिस पे भी दे सकते हैं, विच इज कॉल्ड एसआईपी। तो दैट इज समथिंग विच कैन बी डन। सो वो चीज आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। होप योगेंद्र जी दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। So if there are any further questions, you can post it in the Q&A box. Meanwhile, I'll just focus a little on the risk and asset allocation perspective जो हम बात कर रहे थे। इसका मैं आपको ब्रीफ यहाँ पे दे दूंगा और उसका डिटेल वीडियोस विल सेंड इट टू यू फ्रॉम ज्ञान स्टेशन। सो रिस्क के अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला है कि आपका एबिलिटी क्या है रिस्क लेने का, कितना आप रिस्क ले सकते हो। दूसरा है आपका विलिंगनेस क्या है रिस्क लेने का।
आपकी मंशा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, कितना रिस्क लेके आप कंफर्टेबल हो, और तीसरा जो इसके अंदर आता है, कितनी ज़रूरत है आपको रिस्क लेने की। तो यदि आपको एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है कोई भी जगह पे, तो आपको जाने के लिए रोड भी जा सकते हो आप उसके अंदर, रोड के अंदर भी आप बोल सकते हो मुझे बाइक से जाना है या बस से जाना है। आप उसको फ्लाइट से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो इसी तरह से अगर आपको ए से बी तक जाना है, आप उसमें कैसे चूज़ करोगे कि मुझे फ्लाइट से जाना है? हो सकता है आपको जल्दी पहुँचना है इसके लिए, हो सकता है आपको लग्ज़री ट्रैवल करना है इसके लिए। उसी तरह से अगर आपको कहीं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जल्दी पहुँचना है, तो आपको फास्टेस्ट मोड लेना ही पड़ेगा, तो नीड आपकी बहुत ज़्यादा है। यदि आपको कम्फ़र्ट नहीं है, यदि आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया सपोज़, और सपोज़िटली मार्केट 20% 40% जो कभी-कभी वन्स इन अ व्हाइल टूटता है, जैसा अभी मार्च में हुआ था, लास्ट मार्च में, अगर मार्केट टूटा, तो आपको एकदम रातों की नींद उड़ जाए, तो उस तरह के सिनेरियो में आपको ज़्यादा पैसा इक्विटी में नहीं रखना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा करके आप रख सकते हैं। और इस एश्योरेंस के साथ कि भई हम अच्छी कंपनीज़ में खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे एकदम से टूटेगा नहीं। और एबिलिटी इस पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम किस तरह की है, जो हमने एकदम फर्स्ट में बात किया था कि भई सेविंग्स, मतलब सैलरी आ रही है, बिज़नेस आ रहा है, या इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, या किससे आ रहा है पैसा? आ कहाँ से रहा है पैसा? एंड हाउ इज़ इट वर्किंग? दैट इज़ व्हाट दिस पार्ट इज़ अबाउट। तो दैट इज़ व्हाट रिस्क वाला कंपोनेंट पूरा इज़। So I'll just remove the risk part and will then move to the savings part, the asset allocation part. Meanwhile, I have one more question from Sonal. Sonal ji पूछ रहे हैं, what is the better way of investing in MF, SIP, STP or lump sum? If I have lump sum, is STP better option or a lump sum? सोनल जी, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। सो इसको आंसर करने के लिए मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप किस पॉइंट ऑफ लाइन पे पूछ रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड में भी जैसा अगर हम समझते हैं तो दो ब्रॉड क्लासेस होती हैं। एक होता है डेट वाला, यानी जो एफडीज या कंपनी डिपॉजिट या डेट डिवेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है, और एक होता है इक्विटी वाला, जो कि आपका इक्विटी शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है। तो मार्केट कहाँ पर है इस समय पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इस समय पर अगर मार्केट बहुत ऊपर है, आपको लगता है कि यहाँ से एकदम से ऊपर जाने के चांसेस रिलेटिवली कम है और नीचे आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो उस केस के अंदर आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप धीरे-धीरे करके इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि जो चीज़ पर्सनली आई आल्सो फॉलो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज़ कि अगर आपके पास मान लीजिए लेट्स से यू हैव 1 लाख रुपीज़, सो 1 लाख में से थोड़ा एलोकेशन आप लंप सम में डाल दीजिए, जैसे 25-30,000 रुपीज़, और बाकी का जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके डाल दीजिए। उससे क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी चला गया तो आपको 30-35,000 पे तो फ़ायदा मिल जाएगा, और यदि यहाँ से ऊपर नहीं गया, तो आपका जो बाकी का पैसा है वो नीचे वाले लेवल्स पे इन्वेस्ट होगा, तो आपको ओवरऑल एवरेज अच्छा बन जाएगा और आपको ओवरऑल पे रिटर्न मिलेगा जैसे ही मार्केट थोड़ा भी ऊपर गया। सो दैट इज कॉल्ड रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। सो वो आपको एक एडवांटेज मेजर यहाँ पे मिल जाएगा जी। दैट इज, आई होप सोनल जी दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। लकी जी पूछ रहे हैं वे शुड बी इन्वेस्ट आवर इमरजेंसी फंड। सर इमरजेंसी फंड अगर आपको रखना है तो आप सबसे पहली चीज उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। थोड़ा पैसा उसमें से एकदम थोड़ा पोर्शन आप घर में कैश की फॉर्म में भी रख सकते हैं जो आपको लगता है इमीडिएट बेसिस पे चाहिए। दूसरा, आप उसको बैंक के सेविंग अकाउंट में रखिए, या फिर आप उसको इसमें रखिए बैंक के सेविंग अकाउंट में, या छोटे-छोटे एफडी, देयर आर रिकरिंग डिपॉजिट्स 3 महीने 6 महीने वाला, राइट। आप उसमें भी रख सकते हैं। तो वहाँ पे भी अगर आप पैसा रखते हैं तो वो भी सेफ रहता है, बट हाँ, बी विद अ बिगर बैंक। आई पर्सनली डोंट बैंक विद एनी ऑफ द स्मॉलर कोऑपरेटिव बैंक्स, क्योंकि हर दूसरे दिन न्यूज़ पे एक बैंक का नाम आता है। right. So, सो what about liquid fund, Sanchit bhai? Do you suggest liquid fund? लकी जी, लिक्विड फंड्स जो हैं दे आर अ गुड मेजर। सो पर्सनली काफ़ी टाइम तक आई हैव वर्कड विद लिक्विड फंड्स एज माई इमरजेंसी मनी, बट अभी अगर आप करंट सिचुएशन देखते हैं तो लिक्विड फंड्स आपको 2.70 का रिटर्न दे रहे हैं, 2.7। तो उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है ना कि इतना कम रिटर्न, इससे बेटर है आप उसको इसमें ही डूब रखिए, गया। सेविंग्स अकाउंट में। प्लस सेबी ने अभी नया रेगुलेशन लेकर आया था जिसके अंदर अगर आप 7 दिन के अंदर लिक्विड से पैसा निकालते हैं तो आपको उसके हाँ, ऊपर थोड़ा सा एग्जिट लोड देना पड़ता है। राइट। दूसरा, ये बहुत छोटे छोटे चार्जेस हैं, बट क्या है अगर आप रख रहे हैं तो क्यों फालतू में उस तरह का आपको चीज रखना। और दूसरा चीज क्या है, लिक्विड का रिडम्पशन का टाइम लगता है। मतलब आपने आज पैसा निकाला अगर, तो कल आपके अकाउंट में आएगा, अज्यूमिंग आज और कल दोनों दिन बिजनेस डे है, मतलब मार्केट मतलब वो जो मंडे टू फ्राइडे वाला मार्केट चालू वाला चीज है। तो इमरजेंसी तो मार्केट देख के नहीं आती है ना। तो मेरा सिचुएशन ये रहता है, इसीलिए आई सजेस्ट कि बॉस ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये पैसा इसलिए नहीं है कि भाई हमें इस पे कमाना है कुछ, इस पैसे से हमें कुछ करोड़पति नहीं बनना है। ये पैसा सिर्फ इसलिए है कि भाई जिस दिन जरूरत पड़े उस दिन ये छत दे सके हमें, उस दिन ये रेंट पे हमारे को मदद कर सके। सो दैट इज द सिनेरियो, दैट इज द रीजन वी हैव दिस मनी।
जी। एंड नेक्स्ट is सोनू जी पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग शुड एसटीपी रन द स्प्रेड ऑफ एसटीपी आई मीन 6 months और 12 months. ओके, थैंक यू ललित जी. हाँ, लकी जी सॉरी. सो सोनू जी, हाउ लॉन्ग शुड एसटीपी रन के हिसाब से ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है. एक पॉइंट किसी ने स्टार्टिंग में एक चीज बहुत अच्छा बोला था कि रियर व्यू मिरर में हमेशा बहुत क्लियर दिखता है और विंडशील्ड हमेशा अनक्लियर रहता है. तो यहाँ से अगर मैं बोलना चाहूँगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए एग्जैक्ट बता पाना. तो 6 महीने से 12 महीने के बीच में अगर आपको कंफ्यूजन है, आई थिंक 9 महीने देखकर जा सकते हैं. सो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा इनकम आते रहता है. तो उस हिसाब से थोड़ा पोर्शन आप डिप्लॉय कीजिए, थोड़ा-थोड़ा स्टैगर करते रहिए. फिर यहाँ से सपोज़िटली मार्केट गिर जाता है, तो थोड़ा पैसा ज़्यादा डाल दीजिए. अगर और ऊपर चले जाता है, तो वो नॉर्मल वाले पे ही चलते रहिए. बाय द टाइम योर 6 मंथ्स और 12 मंथ्स का पीरियड गेट्स ओवर, यू विल हैव फ्रेश मनी कमिंग इन. कहीं न कहीं से और सेविंग आते जाएगा. तो वो चीज़ों में आपको हेल्प मिलता रहेगा. दैट विल हेल्प यू कंटिन्यू विद दिस मनी एंड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग. क्योंकि कॉर्पस बड़ा होने के लिए कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है. So you can take your STP between 6 months, 12 months, any period from that perspective. 6 महीना I think is a good period to start with on a lower end. 12 महीना is a decent period for a longer end. और यदि आपको मतलब अगर आपको लगता है कि बॉस यहाँ से 6 महीने में मार्केट का बहुत बड़ा कुछ ऊपर की साइड पे आ जाएगा, तो मे बी 6 months might not be the like period which you want to go in for. एनी टाइम एसटीपी का सबसे बड़ा फायदा ये है, एसटीपी जस्ट फॉर द अदर पार्टिसिपेंट्स हु आर नॉट प्रोबेबली अवेयर. एसटीपी का कॉन्सेप्ट ये होता है, म्यूचुअल फंड में एक म्यूचुअल फंड आपने रखा, एक बाल्टी में आपके पास पैसा है, हर महीने उसमें से थोड़ा पैसा निकाल के दूसरी बाल्टी में आप डाल रहे हो. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. इधर से पैसा निकाला, इधर डाला. जनरली ऐसा किया जाता है, एफडी जैसा या डेट जैसा जो बास्केट होता है उसमें से पैसा रखा जाता है ताकि ये पैसा सेफ रहे रिलेटिवली. हर महीने थोड़ा पैसा निकाल के इधर ये वाले बास्केट में जो इक्विटी जैसा बास्केट है उसमें डाला जाता है. तो अब जो क्वेश्चन था यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में डालना चाहिए, कितने पीरियड में ये बाल्टी खाली करके इस पूरी बाल्टी में भरना है. सो द आंसर इज कि मिनिमम 6 महीने, 12 महीने, इवन 15 से 18 महीने तक भी आप देख सकते हैं, 1.5 साल तक. बट इट मोर और लेस डिपेंड्स ऑन आपका आगे आने वाला इनकम कब आ रहा है और इस समय मार्केट कहाँ पर है. तो कोई भी आंसर जो मैं इस समय दूंगा वो आपका ऐसा एवरग्रीन आंसर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो आई थिंक 6 से 9 महीना एक डिसेंट स्टार्टिंग पॉइंट है. यदि आपको बीच में लगता है कि मार्केट गिर गया, यानी ये जो बकेट है इसका वैल्यू कम हो गया, तो आप थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए यहाँ पर और थोड़ा ज्यादा खरीद लीजिए ताकि ये सस्ता आपको मिल जाए. जितना वो गिरते जाए उतना उतना आप अपना बढ़ा सकते हैं खरीदने का. एंड अगर ये खत्म हो गया तो ठीक है, दैट्स ओके. फिर जब नेक्स्ट टाइम इसमें कुछ आएगा देन यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस अगेन. सो दैट इज हाउ आई वुड हैंडल दिस सिचुएशन पर्सनली. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Okay, so how is ROI affected in case of lump sum or STP? सोनल जी अगेन इसके लिए ना मुझे आई नीड दैट केस जिससे वो फ्यूचर दिखता है ना, जिसके अंदर क्रिस्टल बॉल. क्योंकि अगर मार्केट ऊपर चला गया तो आपका ROI लमसम में अच्छा है, अगर मार्केट नीचे चला गया तो आपका ROI STP में अच्छा है. सो इट डिपेंड्स टोटली कि अगर आपका ROI किस तरह इफेक्ट होगा मार्केट के हिसाब से. यदि ऊपर जाने वाला है तो लमसम करिए, नीचे जाने वाला है तो STP कीजिए. तो ये समय पे मुझे लगता है काफी ऊपर है, यहाँ से एकदम से और बहुत ज्यादा ऊपर जाना रिलेटिवली कम पॉसिबिलिटी है. दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन. सो उस सेंस में मुझे लगता है STP इज अ बेटर ऑप्शन. बट ROI कैसे इफेक्ट होगा, तो अगर एक साथ डालेंगे तो सारा पैसा ग्रो होगा, STP करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ग्रो होगा. और मेरा पर्सनल मोटो ये है, व्हेन इन डाउट स्टैगर. जब जब आपको समझ में नहीं आया मार्केट में क्या हो रहा है, विच हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द मार्केट, ठीक है, स्पेसिफिकली जब इस तरह का कोविड जैसा कुछ सिचुएशन आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए. इरिस्पेक्टिव ऊपर गया तो भी आप फायदे में, नीचे गया तो भी आप फायदे में. तो दोनों हाथों में आप लड्डू लेके जा सकते हैं. दैट इज समथिंग विच इज पॉसिबल इन द मार्केट टुडे बाय दिस स्ट्रैटेजी. योगेंद्र जी पूछ रहे हैं, थैंक यू सोनू जी. योगेंद्र जी पूछ रहे हैं वेयर शुड वी कीप मनी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. योगेंद्र जी बिफोर आई आंसर यू, कैन यू टेल मी व्हाट इज शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर यू. क्या आप उसको मंथ्स में या ईयर्स में बता सकते हैं मुझे, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन भी सबका अपना अपना अलग अलग रहता है. Please post it in the chat box. थ्री टू सिक्स मंथ्स के लिए यदि आपका पैसा है तो आज की डेट में कंसिडरिंग हाउ द इंटरेस्ट रेट्स आर, आई थिंक एफडीज वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन म्यूचुअल फंड्स. अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स के अंदर वी हैव अ फ्यू ऑप्शंस लाइक मनी मार्केट फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स वगैरह. आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं एट अ लेटर डेट व्हेन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इम्प्रूव्स, जहां पर थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स पहले से अच्छे आने लगे वापस.
सो करंटली आई वुड स्टिल सजेस्ट 3 से 6 महीने के लिए छोटा पैसा है आपका, तो आप उसको इसके अंदर ही रखिए। Dipti ji, can we share the feedback link in the meantime so that we can share the participants the other videos also, details on risk and asset allocation. Feedback form which you have provided me, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That I have already asked my technical team to share. He will share it. Okay, ma'am. Yes, please continue. Yes. Any further questions, or should we just go to the summary? Okay, I have one new message in the chat. Okay, that's the form. All right. So this is a form again for our younger participants. Once you click on the form, once you give your feedback and all, उसके बाद आपको जो exit message आता है, thank you message आता है, वहाँ पे there is another link to a course which I have designed on the same syllabus जो भी हमने अभी discuss किया, यही curriculum है उसका. You answer a few questions and end of it you get a certificate which you can share on your LinkedIn and all. So that is also available. Plus उसके अंदर ही बाकी के 2 videos जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे. That is on risk and on asset allocation. Plus there is this थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कॉल्ड रोलिंग रिटर्न्स, उसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो है, तो दैट आल्सो यू कैन सी देयर इटसेल्फ. सो यू कैन मेक श्योर यू फिल इट, सबमिट करते ही जो स्क्रीन आएगा वहां पर आपको लिंक मिलेगा. सो मेक श्योर नॉट टू मिस दैट. Okay, so we'll just summarize whatever we have discussed so far and then we can take further queries if any. So पैसा 4 जगहों से आता है mainly, सैलरी, बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम. हमने बोला ये दो जो चीजें हैं, ये सैलरी और रेंटल इनकम, ये थोड़ा फिक्स टाइप का सोर्स है. ये दो जो चीजें हैं ये थोड़ा वेरिएबल टाइप का सोर्स है. सैलरी और बिजनेस इनकम की अगर हम बात करें, ये एक्टिव सोर्सेज है और ये ज्यादातर लोग इधर से ही पैसा कमाते हैं. ये जो दोनों चीजें हैं ये पैसिव सोर्सेज हैं, यहाँ पे कम पैसा लोग कमाते हैं, जनरली कम लोग इसमें से पैसा कमाते हैं. रादर आई स्टैंड करेक्टेड, कम लोग इससे यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इनकम. बट इसको कौन यूज करता है अगर आप देखते हो तो जो हम बोलते हैं 97% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ लाइज विद 3% पीपल, तो ये हैं वो 3% पीपल जो यहाँ पर आते हैं. सो टिपिकली दैट इज हाउ दिस थिंग कम्स इन. आप खुद का बिजनेस भी करते हैं, अगर आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी देखते हैं, इंडिया के रिचेस्ट लोगों की भी बात करते हैं, तो दे आर रिच बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इनकम. दे हैव huge equity stakes in the company. It is not that they get huge salary, इसके लिए they are rich. So यहाँ से आपका rich वाला जो चीज़ है उसमें थोड़ा सा लिमिट है, वो end of the day stake से ही आता है. That comes from shares and investment income. Moving on, we talked about inflation. अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट से महंगाई बढ़ती है, बट पैसा बढ़ता है. पैसा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बढ़ती है, पैसे की वैल्यू कम होती जाती है. दैट इज व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट. असेट्स में हमने बोला फाइनेंशियल एसेट, फिजिकल एसेट, दोनों का एक फेयर मिक्स अगर हम रखेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा रहेगा. होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स के अंदर हमने एब्सोल्यूट, सिंपल एनालाइज, कंपाउंड एनालाइज की बात की. एक रोलिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बोला, जैसा कि आप उधर देख सकते हैं. एब्सोल्यूट 1 साल से कम का इक्विटी के लिए, सिंपल एनालाइज फिक्स्ड इनकम के लिए, और CAGR 1 साल से ज्यादा के लिए. What if there are multiple purchases and multiple withdrawals? So there is this XIRR methodology जो हमने डिस्कस किया था कि डेट और वैल्यू लिखकर ऐसे ऐसे एक्सेल में, और उसके बाद यहाँ पे आप XIRR करके निकाल सकते हैं. इसमें हर तरह का कैश फ्लो, डिविडेंड, इंटरेस्ट सब आ जाता है. फाइनेंशियल गोल्स का जो हमने प्रोसेस सीखा, इमरजेंसी, हेल्थ एंड लाइफ, पे ऑफ डेट, रिटायरमेंट एंड देन अदर गोल्स. सो दैट्स मेजरली इट. इफ यू वांट यू कैन. सो आई आल्सो हैव द यूट्यूब चैनल, जैसा कि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन शरद जी ने बताया. सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंस के फन डे ऑन यूट्यूब, and you can also reach out to me on LinkedIn in case you have any further questions.